Adrenal gland, best known for making the fight or flight hormones. Adrenal, also called epinephrine. These two glands also make hormones called cortisol. They affect your metabolism, heart rate, oxygen intake, blood flow and sexual function among their things. ये देखें कहाँ कहाँ काम करता है. आपका हार्ट रेट सेट करता है, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम निज़ाम जो है उसको सेट करता है, आपको ऑक्सीजन इंटेक को कंट्रोल करता है, बेहतर करता है, ब्लड फ्लो अच्छा रखता है, आपके सेक्सुअल फंक्शंस को ये इम्प्रूव करता है, अमंग अदर थिंग्स. ठीक है जी. और इसकी जो दवाइयाँ हैं वो देखें कि एक लिस्ट हम नीचे देंगे आपको ग्रैंड्स की. इसकी भी दवाइयाँ वहाँ से देखें, वहाँ से स्टिमुलेट के आएगा पिट्यूटरी से, क्योंकि उसको वहाँ से स्टिमुलेशन. तो बेसिकली कोशिश करें कि पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करें. एक्सरे है, कार्सी है, ट्यूबर है, और जैसे लाइकोपोडियम है, जैसे एड्रिनल ग्लैंड, इसका सार्कोड भी है एड्रिनल ग्लैंड, वो साथ आप बतौर हेल्पिंग मेडिसिन आप दे सकते हैं. आयोडम है, आयोडम सारे ग्लैंड की सेक्रेशन को तेज़ करता है. ऑरोमेट है, कल्केरिया ओएडॉइड है, ये सारे ग्लैंड की सेक्रेशन को तेज़ करते हैं. एक्सरे, कार्सी, ट्यूबर, मडर, और ये फंक्शन कॉजेटिव फैक्टर को भी आपने एड्रेस करना है, जो मैं पीछे बयान करके आया हूँ. जो मियाज़मेटिक कॉजेटिव फैक्टर है, जो मिनरल की डिरेंजमेंट है, वो उसको हम पीछे एड्रेस कर रहे हैं. उसी को आपने फोकस करना है और आगे चलना है. नेक्स्ट, आज एज वाइज डिजीज़ को ना हमने वाइंड अप करना है. फिर मैं 2-4 जो है ना आपको 100 साल के बाद के बंदों के इंटरव्यू बताता हूँ, 2-4-5 के, कि उनकी उम्रें, किसी की 120 साल, 117 साल, 118 साल, उनका लाइफस्टाइल क्या था, कैसे उन्होंने गुजारा. ठीक है ना, उसको भी एड्रेस करते हैं. अगला चलें. पेंक्रियास. खराबी हो गई है. ये ग्लैंड जी बड़ा आम है जी, पेंक्रियास. ये भी बहुत सारे हार्मोन रिलीज़ करता है, जैसे आपको इंसुलिन यहाँ बनती है, बीटा सेल. और पेंक्रियास, दिस ऑर्गन इज अ पार्ट ऑफ बोथ योर डाइजेस्टिव एंड एंडोक्राइन सिस्टम. ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इसका रोल है और एंडोक्राइन सिस्टम में भी इसका रोल है. इट मेक्स डाइजेस्टिव एंजाइम, ये एंजाइम के खाने के जो एंजाइम है वो भी बनाता है. दैट ब्रेक डाउन फूड और टू आल्सो मेक द हार्मोन्स बनाता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. जो ग्लूकागॉन है, ये अल्फा सेल जो इसके अंदर होता है वो ग्लूकागॉन बनाता है, और बीटा सेल जो है इसके अंदर वो इंसुलिन बनाता है. इसको हम इसलिए एड्रेस कर देंगे, यहाँ डायबिटिक पेशेंट जो पीछे नहीं थे, यहाँ उनके अंदर शुगर आनी शुरू हो जाती है. लिहाजा आपको इस एज में नींद का ना आना, कब्ज़ का रहना, टेंशन परेशानियाँ, थायराइड ग्लैंड का खराबियाँ, और पेंक्रिया को भी एड्रेस करना है कि पेंक्रिया के अंदर क्या खराबी. ग्लूकागॉन का फंक्शन पहले भी मैं बता चुका हूँ, जो मेरा लेक्चर था उसमें जो हमारा था शुगर का, डायबिटीज़ का, उस पर हमने इसको डिस्कस किया. ये पैरेलल निज़ाम है जिस्म के अंदर. जब बॉडी क्राइसिस में आती है तो ग्लूकागॉन रिलीज़ होता है, उसने बॉडी के अंदर शुगर की मिकदार बढ़ा देनी होती है. एक्सीडेंट हो जाता है, बॉडी पे कोई क्राइसिस होता है, स्ट्रेस आता है, तो ये पैरेलल निज़ाम है. इसको हमने डिस्कस किया, जहाँ इसलिए डाला है कि आप इसको एड्रेस करेंगे, और इसको एड्रेस इसलिए करेंगे कि इमोशनली बहुत सारी एक्टिविटी है जो ग्लूकागॉन को इंक्रीज़ करा देती है. तो जो लोग स्ट्रेस में हैं, जो परेशान हैं, वो आप अगर इंसुलिन दे जा रहे हैं और वो ठीक नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है इसको दूसरी तरफ, दूसरा एंगल भी इसका देखें, इसके स्ट्रेस को कंट्रोल करें. और ये इस एज में स्ट्रेस क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है, लिहाजा इसको भी आपने एड्रेस करना है. नेक्स्ट,
पेंक्रियाज और भी बहुत सारे जो है माइलेज है, अपना लाइपेज है, ये भी हार्मोन ये रिलीज़ करता है। और इसकी जो इन्फ्लेमेशन के लिए जो रेपर्टरी में दवाइयाँ लिखी गई हैं वो है स्पोंजिया है, वो आपकी काली आर्स है, वो आपकी बेलाडोना है, आयरस वर्सिकुलर है, मोस्ट कॉमनली ओएडम है, और ये अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस करती हैं। और इसकी अपना एक सर कोर्स है पेंक्रियाटिनम, जो पेंक्रिया के ही उससे बनाया गया है, वो भी बड़ा हेल्पफुल होता है पेंक्रियाटिनम। और इसके कॉजेटिव फैक्टर खराबी के जो ऊपर है कार्सिनोसन वगैरह, बेसिलिनो, मेडोरिनो, वो कॉजेटिव फैक्टर भी एड्रेस करने। और इसकी ऑर्गन स्पेसिफिक मेडिसिन जो है ना, जैसे स्पोंजिया है, बेल है, ओएडम है, पेंक्रियाटिनम है, ये ऑर्गन स्पेसिफिक मेडिसिन है। कॉजेटिव फैक्टर के साथ इसको एड्रेस करेंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे पिछले दिनों मेरे पास एक केस आया, तो उसकी जो है CRP 300 से ऊपर था, उसका जो है क्या नाम है आपका कोलेस्ट्रॉल जो था, ट्राइग्लिसराइड 1200 थे, उसका जो है माइलेज 300 कुछ था। तो हमने उसको एड्रेस किया, उसको कार्सिनोसन की एक डोज दी, पेंक्रियाटिनम CM की एक डोज दी, और रेपर्टरी खोल के इन्फ्लेमेशन में जाके निकाला कि पेंक्रियाटिक इन्फ्लेमेशन किन किन दवाइयों में। तो स्पोंजिया 1 हम 2 दिन दी, आप यकीन माने 1 दिन के गैप के बाद सारे टेस्ट नॉर्मल हो गए, कोलेस्ट्रॉल भी नीचे आ गया, माइलेज भी नीचे आ गया, CRP भी नीचे आ गया। समझ आई आपको? इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये हमारी लाइफ एक्सपीरियंस है, हम आपके साथ शेयर करें। और ये लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना, इंसान है कंजूस, बखील, कमज़र्फ, ये सारी खूबियाँ जो जानवरों के अंदर पाई जाती हैं ये इंसानों के अंदर भी पाई जाती हैं। नहीं पाई जाती तो साइंटिस्ट के अंदर नहीं पाई जाती, वलियों पैगंबरों के अंदर नहीं पाई जाती, ये ख़वास हैं। तो ये वो लाइफ एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये हमारा लाइफ एक्सपीरियंस है और बड़ा ट्रुथ पे मबनी है। कोई गलत बयानी नहीं होगी यहाँ, कोई गलत बयानी नहीं होगी। जो हमने देखा, जो हमने देखा, जो हमने किया, हम आपको वही बता रहे हैं। कोई ऐसी वो नहीं कर रहे कि ऐसे कोई शुभदाबाजी कर रहे हो, कोई गलत बयानी कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता है जिस दवाई ने काम नहीं करना और वो अगर मैंने बता दी, गलत बता दी, तो वो डिसक्रेडिट मेरे ज़िम्मे ही पड़ेगा। वो क्रेडिट भी मेरा है, वो डिसक्रेडिट भी मेरा है। वो क्रेडिट भी मुझे जाएगा, वो डिसक्रेडिट भी मेरे खाते में पड़ेगा, वो डेबिट भी मैं हूँगा। लिहाजा मैं क्यों गेम वो खेलूँ जो डिसक्रेडिट हो। मैं ऐसा काम कभी भी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने मरना है। मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी जो है, मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ, मैं क्या जो पैसे हम कमाते हैं, हम खुद बंदा खाए जो कमाता है, वैसे तो लोगों ने खाने हैं यार, लोगों ने खाने हैं। ये मेरे आपके काम नहीं आने, मेरी बात याद रखना। 5% हमारे काम आना है, 5% हम खाते हैं। हम जितना कमाते हैं सारा तो नहीं खाते, और लोगों ने खाना। ऐसे गुलछड़े उड़ाने हैं आपके पैसों के, चिथड़े उड़ा के रख देने हैं। क्राइम आपने किया, साहब आपने देना है, अय्याशी किसी और ने करनी है। ये बात याद रखें, कभी नहीं आएगा आपके काम। ये बड़ा अटल फैसला है खुदा का, बड़ा अटल फैसला है, कभी आपके काम नहीं आएगा। लिहाजा वो काम करें कि जो आपके लिए बोझ का सबब न बने। इकट्ठे कर करके मैंने देखा, लोग इकट्ठे कर कर एक एक बंदा आके ले जाता है। बड़े बड़े अमीर दोस्त हैं मेरे मिलने वाले, दाल के अलावा खा कोई नहीं सकते, रात नींद उनको नहीं आती, किसी काम के नहीं है, पैसे उनके पास अरबों रुपए, अरबों रुपए, किस काम का। ना सुकरात के पास पैसा था, ना अफलातून के पास पैसा था, ना अरिस्तो के पास पैसा था, ना अर्शिमीदस के पास पैसा था, ना। तो पैसा जो है वो ना आइंस्टाइन पैसे से बन सकता है, और ना अरिस्तो पैसे से बन सकता है, ना सुकरात बंदा पैसे से बन सकता है। पैसे से लोभ और लफंगा ही बनेगा।
अय्याशी करेगा, खाएगा, कितना खा लेगा यार, कितना खा लेगा, कितना ही खा लेगा। इसलिए सुकून की नींद आएगी, आराम से थोड़ा खाओ, हल्का खाओ, जायज़ खाओ, फ्रॉड ना करो, सच बोलो। पैसे जब आपके जहन में है ना कि खुदा देने वाला है, रिज़्क़ का रज़ाक, मैं पढ़ता हूँ ना सबसे पहले कि रिज़्क़ का रज़ाक, इज़्ज़त, ज़िंदगी, मौत खुदा के इख्तियार में, फिर बिलीव करें ना उस पर, फिर उस पर बिलीव करें, लोगों के साथ अच्छा पेश आए। यार एक हाथ ज़ाया हो जाए, एक टांग ज़ाया हो जाए, एक आंख ज़ाया हो जाए, उसकी कोई कीमत है? कहाँ से मिलेगा? नेक्स्ट, ओवरीज, ये भी इन वुमन दीज ऑर्गन्स मेक्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, दीज हार्मोन्स हेल्प डेवलप द ब्रेस्ट एंड प्यूबर्टी, रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एंड सपोर्ट द प्रेगनेंसी। देखें ये हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि हम इन चीज़ों को बेहतर करेंगे तो हमारी हेल्थ बेहतर होगी। जितने भी ये हार्मोन्स का हम जिक्र करें, जो सेक्सुअल रिलेटेड हार्मोन्स हैं, ये बेसिकली खुदा को इंसान की उस वक्त ज़रूरत है जब तक वो बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखता है, और जब तक ये हार्मोन उसके अंदर मौजूद हैं तो उसकी सेहत भी ठीक होगी, क्योंकि खुदा ने अपनी मखलूक को जनरेट करना है, पैदा करना है, उस वास्ते उसके माँ बाप को हेल्दी रखना है। जब वो हेल्दी नहीं रहेगा तो वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत खो देगा। लिहाजा दुनिया में बहस अब इसी बात पे है कि आप जेनेटिक सिस्टम को कितना एक्टिवेट रख सकते हैं। जितना एक्टिवेट रखेंगे इतनी ज़्यादा लंबी उम्र पाएंगे, इतने एलर्जी ज़्यादा होगी। छोटा सा नुक्ता है ना, इस पे फोकस करें। चले जी, ये मेडिसिन, हम इसकी मेडिसिन जो है ये बेसिकली वही चैन चल रहा है, यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाई, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्ट्रेंथ देने वाली दवाई जो है वो ऊपर से पिट्यूटरी से लेके यहाँ जो है ओवरीज को स्ट्रेंथ देने वाली सबसे बड़ी कोई दवाई मुझे पूछेगा तो मैं कहूँगा जी सिपिया है, परसटीला है, ऑरोमेट है, एक्सरे है, मतलब ये वो दवाइयाँ, बेसिलिनियम है, ट्यूबरक्लोनियम है, थूजा है, एपस है, ओरोम्योर नेटोनेटम है, म्यूरेक्स है, प्लाटिनम है, लाइकोपोडियम है, प्लेडियम है, ये वो सारी अदवात हैं। इसका अपना एक नसोड है, ओफोरिनम है, ओफोरिनम के नाम से भी आता है, ओवरीज के नाम से भी आता है, वो थोड़ा हेल्प आउट करता है। तो ये वो दवाइयाँ जो ओवरी के फंक्शन को या इसके स्ट्रक्चर को बेहतर करती हैं और यही बच्चे पैदा करने की सलाहियत पैदा करती हैं। और इसलिए अगर आप इसको फोकस करेंगे तो इसको फोकस करेंगे, जब ओवरीज का फंक्शन बेहतर रहेगा तो उम्र ज़्यादा रहेगी, मेनोपाज लेट आएगा, मेनोपाज लेट आएगा तो औरत जल्दी बूढ़ी नहीं होगी, उसकी उम्र अच्छी रहेगी। ठीक है जी, नेक्स्ट, ओल्ड एज लेक्चर। यकीन माने आप इसको पढ़ें, इसको सुने, इसको बार बार देखें, मज़ा आएगा और अप्लाई करें। मैं कंक्लूड आपको 2-4 चीज़ें ऐसी एंड द एंड बता सकता था कि यार लाइकोपोडियम दे दें, सल्फात दे दें, ओरोमेट दे दें, कालीफास दे दें, ये दे दें, ये तो दे रहे हैं सारे साइंटिफिकली। एक होम्योपैथ डॉक्टर इतना स्किल होना चाहिए, उसको पता थायराइड का प्रॉब्लम है, पेनिस का प्रॉब्लम है, एड्रेनल ग्लैंड का प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, पिट्यूटरी, एप्थैलेमस, डीएनए। मैंने तो सारी साइंस पढ़ा देनी है। मैं पिछले कोई 4-6 लेक्चरों पे इसी पे लगा हूँ कि मैं लोगों को पढ़ा दूँ कि कहाँ डीएनए किसको कहते हैं और कहाँ एप्थैलेमस क्या होता है, पिट्यूटरी क्या होता है, पेनियल क्या होता है, थायराइड क्या होता है, पैराथायराइड क्या होता है, एड्रेनल ग्लैंड क्या होता है, टेस्टिकल क्या होता है, ओवरीज क्या होता है, इसके फंक्शन, फिर इसकी मेडिसिन। और यकीन माने ये जो लेक्चर्स हैं हमारे, ये लेक्चर आपको क्लिनिकली प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करेंगे। जिससे एक छोटी सी मैंने आप थाइमस का
रोल ही कोई नहीं, तो हम बूढ़ों में थाइमस ढूंढते फिरें, गलत है ना। इसलिए हमने जान के उसको यहाँ डाला है, मैं उड़ा भी सकता था बीच में से। नेक्स्ट, हाँ जी आगे आए जी, आगे आए। टेस्टिस इन मैन, द टेस्टिस मेक द टेस्टोस्टेरोन, इट हेल्प द ग्रो facial and body hairs and puberty. It also tell the penis to grow larger and play a role in making a sperm. इसका मेन रोल जो है वो आपके इस आर्गन की डेवलपमेंट, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनाता है, और ये जो है टेस्टिकल ग्लैंड, ये आपके सेक्सुअल आर्गन की डेवलपमेंट करता है, ये आपके स्पर्म्स को बनाता है, और इसके अंदर लोकली भी कोई ख़राबियाँ हो सकती हैं जो कि आपकी स्पर्म काउंटिंग पे, उस पर एजोस्पर्मिया, ईजोस्पर्मिया, एस्थीनोस्पर्मिया, एलिगोस्पर्मिया, ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली चलती तो वहाँ से सारी डीएनए से भी हैं, लेकिन यहाँ लोकल टेस्टिकल के मसाले होते हैं। जैसे हमारी एक दवाई है कोनियम, हमारी एक दवाई है बेलस्पर्नस, हमारी एक दवाई है बेसिलियम टेस्टिस। मेरे पास एक केस आया एजोस्पर्मिया का, और वो मुझे किसी लेडी डॉक्टर ने भेजा था, तो वो मैंने उसकी जब हिस्ट्री ली हमने, तो उसको टेस्टिकल इंजरी थी, हमने उसको दी आर्निका, कोनियम और बेलस्पर्नस। महीना या 2 महीने, मुझे एग्जैक्ट नहीं, को 20-25 साल पुराना केस है, महीने 2 महीने बाद रिजल्ट कराया तो सर, बल्कि मेरा दोस्त है डॉक्टर हफीज़, मेजर हफीज़ को शायद बहुत सारे लोग जानते हैं, वो मैंने उसने कहा यार कितनी माइक्रो सर्जरी की है इन्होंने, आर्निका ने, कोनियम ने, बेलस्पर्नस ने, कि इंजरी की वजह से ब्लॉक था और उसने उसको खोल दिया और रिलीज़ कर दिया। तो ये इतनी माइक्रो लेवल की सर्जरी जो होती है, ये जब आप मेडिसिन को, अब एक बंदे के स्पर्म नहीं बन रहे तो हो सकता है उसकी इंजरी हो। और ट्यूबरक्लोसिस टेस्टिस, जो टेस्टिस की ग्लैंड्स की टीबी है, वो भी स्पर्म की मैन्युफैक्चरिंग पे असरअंदाज होती है। तो यहाँ जो है ना बेसिलियम टेस्टिस बहुत अच्छा काम करती है। और यहाँ आपकी एक सारकोड भी आपका टेस्टिस है, और उसको आर्काइटिनम है, वो एज ए सपोर्टिंग देते थे, यहाँ लाइकोपोडियम या ओरोमैट या सिलीनियम या कोनियम या एसरफास या एग्नेस कास्टस या सेलिकस नाइग्रा, मतलब बेतहाशा जो आयोडम, उसकी यूहेम्बिनम, बेशुमार एवनास्टाइवा, उसके बाद आपकी ट्रेबलस टेरिटेरस, बेशुमार दवाइयाँ हैं जो आपके टेस्टिकल ग्लैंड्स की सिक्रीशन को इंक्रीज़ कराती हैं। डामियाना, कैलिफास, होनोस्मोडियम, ये वो रेंज है। देखो ना, मैं पीछे तो नहीं देख रहा ना, मैं ये मेरे टिप्स पे हैं, जो मुझे कहते हैं ना केस टेकिंग इसको नहीं आती, ये मेरे टिप्स पे हैं सारी दवाइयाँ, जो मैं यूँ बोलता हूँ ना, यूँ बोलता हूँ। ये मैं कोई अपनी पढ़ाई नहीं पेश कर रहा, लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा उनको अवेयर करना चाहता हूँ। एडे भी ऐसी ना लायक नहीं है कि हमें केस टेकिंग नहीं आती, ये मेरी टिप्स पे होती हैं दवाइयाँ। अब कोई केस भी पूछेंगे, मेरे टिप्स पे 10, 15, 20 दवाइयाँ की, उनकी डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी। ये देनी है क्यों देनी है, ये की देनी है क्यों देनी है, ये देनी है तो क्यों देनी है। ठीक है जी। हाइड्रोसेल जो है ना, और वेरिकोसील्स, ये हमारा वैसे आज के टॉपिक में शामिल नहीं है, लेकिन वेरिकोसील्स आती हैं ओल्ड एज में। और हाइड्रोसील जो है ना, उसके लिए जो दवाइयाँ लिखी गई हैं वो एपस है, उसके लिए दवाइयाँ स्पोंजिया है, उसकी दवाइयाँ जो हैं रोडोड्रॉन है, उसकी दवाई जो ओरोमेट है, उसकी दवाई जो है परसटीला है, जो आपके पास स्पोंजिया है, रेपर्टी में मिलेंगी। लेकिन हम बड़ी स्ट्रगल, एमएमएलएस है हाइड्रोसील के लिए, और ओरोमेट मैंने बता दिया। हमने पिछले 5-7 साल से मैंने सारी देनी छोड़ दी। हम मैट्रिक एड्रेस करके हम पल्सटीला ही देते हैं। मैथमेटिक
ट्यूबर मेडोरिनम एड्रेस करके हम सिर्फ पल्साटीला लेते हैं, और पल्साटीला इज़ एक्सीलेंट रेमेडी फॉर दिस पर्पस। कोई फेल हो जाए तो मैं लेक्सिस पे चलो, मैंने अप्रोच ही डिफरेंट ले ली है। हमने यहाँ अप्रोच ही सप्रेशन की ले ली है। हमने ये मोस्ट कॉमन है कि साइकोटिक सप्रेशन है यहाँ पे, ट्यूबरक्लोसिस सप्रेशन है यहाँ पे। तो साइकोटिक सप्रेशन जो है वो पल्साटीला बड़ा अच्छा निकालती है बाहर, वो लेक्सिस भी बड़ा अच्छा, हालांकि लेक्सिस साइकोसिस की दवाई नहीं है लेकिन लेक्सिस निकालती है, क्योंकि हमने उसको उस एंगल से ले लिया, मैकेनिज्म पे आकर। मैंने बड़ी, हमने स्पोंजिया भी दी, आयोडीन दी, एमामेलस दी, रोडोड्रॉन दी, ओरोमेट दी, ये सारी दवाइयाँ हमने, ये रेपर्टी में आपको यही मिलेंगी। लेकिन पल्साटीला भी है, लेकिन पल्साटीला हम जो मियाज़मेटिक अप्रोच लेके हम पल्साटीला पे आते हैं तो इंशाल्लाह कोई रिज़ल्ट, कोई केस आपका ऐसा नहीं है जो रुके। नेक्स्ट ही चलते हैं जी। हाँ जी, आगे बड़ा काम रहता है, आज वाइंड अप करना है इसका। मेरी जान आ रहा है, फिक्र ना कर, आ रहा है, चल आ रहा है। डाले में मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है जो आपको तशनगी रहे, आपकी प्यास न बुझे। हमने सारी चीज़ें एड्रेस की हुई हैं। मुझे पता है इस एरिया में क्या क्या, रोज़ हम खेल ही यही खेलते हैं, हमें पता है यहाँ इस एरिया में क्या क्या मसाइल हैं, इस एरिया के मसाइल हमें पता है। निकलें जी, आगे निकलें जी, इसको ज़रा हमने अभी तो हमने एक मैकेनिज्म ड्रॉ किया। हमने क्या किया, ओल्ड एज का एक मैकेनिज्म ड्रॉ किया कि आपको पता लगे कि एंजाइम का खेल क्या, हार्मोन्स का क्या खेल है, कौन कौन सा ग्लैंड इन्वॉल्व है, कहाँ कहाँ मसाइल हैं। अब हम आर्गन स्पेसिफिक भी आ जाए, हम बात देंगे हार्ट आ गया, लंग्स आ गए, किडनी आ गया, डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, हम उसको एड्रेस करेंगे। प्रोस्टेट आ गया, इम्पोटेंसी आ गई, ये बड़े आगे टॉपिक हैं, ये सारे पढ़े हैं, ये हम इसको आते हैं। इसकी मेडिसिन जनरल हमने उठाई है वहाँ से, एस्टेज रूब्रम, ब्राटाम्योर, ये ग्लैंड्स की मेडिसिन है। एक तो जो हमने कहा है कि मियाज़मेटिक एड्रेस करनी है, ये आर्गन स्पेसिफिक मेडिसिन है ग्लैंड्स की। बात मेरी समझ आ रही है आपको? ये नहीं काम करेंगी, मेरी बात याद रखें, ये तब काम करेंगी कि आप वहाँ एड्रेस करेंगे, जो मैंने शुरू में बोल के आया हूँ। ये नहीं करेंगी, ये 100 में से 2-4% ही काम करेंगी, 10% करेंगे, ये नहीं करेंगी। ये करेंगी उनके साथ जब आप रिलेशन बनाएंगे। तो एस्टेज रूब्रम है, ब्राटाम्योर है, बेल है, ब्राटाकार है, ब्रोमियम है, कलकेरिया, कार्सिनोसन, सिस्टस, कोनियम, डल्का, आयोडम, मर्क, फास्फोरस, फाइटोलैका, पायरोजीनम, सेक्लोफ्लोरिया, ये दवाइयाँ हैं जो ग्लैंड्स पे काम करती हैं, सारे ग्लैंड्स पे काम करेंगी। थायरोडीलम वगैरह हम तो ऊपर बता के आए आपको, इसलिए उसके साथ इसको कोरिलेट करना है। मियाज़मेटिक कॉजेटिव फैक्टर, डीएनए को कैसे ठीक करना है, वो करना है। ये वैसे ऑर्गन स्पेसिफिक हम उस पर आ गए। चलें जी, आगे चलते हैं। ज़िंदगी का बड़ा निचोड़ है 60 और 100 ईयर के दरमियान, बड़ा निचोड़ है, ये बड़ा एक्सट्रक्ट है। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, होम्योपैथी से बेहतर इसको एड्रेस भी कोई नहीं कर सकता। बड़े मेरे दोस्त हैं डॉक्टर एलोपैथ, एड्रेस नहीं कोई करता। क्या खा लेगा, विटामिन खा लेगा, मिनरल खा लेगा, विटामिन बी दे दो जी, विटामिन डी दे दो जी, विटामिन सी दे दो जी, यही कुछ है। सप्लीमेंट कोई खा लो जी। और ये सारे जो इस किस्म की सप्लीमेंट्स हैं, ये जब आप कॉजेटिव फैक्टर को एड्रेस नहीं करते, ये काम ख़राब कर देते हैं। मैं पिछले दिनों में, मेरा कोई दोस्त है, वो कहते हैं अल्फा भूख बड़ा लगाता है। मैंने यकीन मानो, जिस बंदे को भी दिया ना, उसने 4 दिन उसने उसको भूख लगाई है, 5वें दिन ना उसके अंदर कोई मसला ही खड़ा हो गया। क्यों? उसने सप्रेस कर दिया।
तो हम तो अल्फा पर नहीं देते बू के लिए, हम तो सल्फ़र देते हैं, हम तो चेरिडोनियम देते हैं, क्लियरिया फास देते हैं, हम तो ये दवाइयाँ देते हैं, बेसिलिनियम देते हैं। तो सप्रेस अब ये जो पीछे था ये मैंने मैकेनिज़्म बताया, इस मैकेनिज़्म को हमने दिमाग में रखना है। अब फेस क्या करेंगे हम? पीछे होते हैं ना इंजीनियर लगे हुए हैं, वो कैमरामैन लगे हुए हैं, वो सारे लगे हुए हैं, वो पूरी फिल्म तैयार हो रही है ना। स्टोरी राइटर है, कोई खाके बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, ये पूरी फिल्म हमने एक पीछे दिखाई है। कारिंदे बहुत सारे लगे हुए हैं, वो हारमोन बनाने वाले लगे हैं, एंजाइम बनाने वाले लगे हैं। अब पेशेंट फेस करेंगे हम, लेकिन वो हमें सारा कुछ याद होना चाहिए। हम पेशेंट फेस कर रहे हैं। पेशेंट क्या करेगा? मेरे गुर्दे ख़राब हैं, मेरा दिल ख़राब है, मेरे लंग्स ख़राब है। वो नहीं ये मैकेनिज़्म आपको बताएंगे, वो 100 में से लाखों में से 2-4 आपको बताएंगे। मेरा पेनियल ग्लैंड ख़राब है, मेरा थायराइड ख़राब है, ठीक है ना। वो आपको 100 में से कोई लाखों में से हज़ारों में से कुछ चंद आके बताएंगे। आपने फेस क्या करना है। हम अब वहाँ से स्टार्ट हुए। समझ आएगी पुरानी स्टोरी सारी मेरी, वो खाका पूरा समझ आया। उसमें बिल्डिंग जब बनती है, वो मज़दूर लगा रहा, मिस्त्री लगा हुआ है, कारपेंटर लगा हुआ है, हैं जी, तरखान लगा हुआ है, वो बिजली वाला लगा हुआ है, प्लम्बर लगा हुआ है। बिल्डिंग अब सेल होने आ गई है, कमज़ोर है, तो फिर उसके एस्पेक्ट देखने होते हैं। लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग में, इसकी बिल्डिंग में, ये सारा पीछे जो मैं बात करके आया हूँ वो शामिल है। उसको आपने, उसका इल्म होना चाहिए आपको, उसका इल्म होना चाहिए। अगर उसका इल्म नहीं है तो आप बोगस फायर मारेंगे, गलत करेंगे। तो तुक्का लग जाएगा, लग गया, ना लगा तो ना लगा। इमोशन, फेलियर एंड अचीवमेंट है, इसको ठीक करें। फेलियर एंड अचीवमेंट, आपने ज़िंदगी में क्या नाकामी है और क्या कामयाबी है। फेलियर एंड अचीवमेंट, क्या खोया क्या पाया। अगर अच्छी फसल बोई तो फिर ये उम्र अच्छी गुजरेगी, ठीक है, एंड है ना, कर दिया। फेलियर, बहुत सारे फेलियर होते हैं जब हम यहाँ तक पहुँचते हैं। ज़िंदगी में आप चाह रहे होते हैं वो नहीं हो रहा होता, एजुकेशन लेवल वो नहीं होता, जो आप पढ़ना चाह रहे हैं वो आप पढ़ते नहीं हैं, शादी जहाँ करना चाह रहे हैं वहाँ होती नहीं है, घर जैसा बनाना चाह रहे हैं वो बनता नहीं है, फिर औलाद हो जाती है, आप उनके लिए खुद रोटी नहीं खाते, बच्चों को खिलाते हैं। ऐसा होता है ना कि यार कोई नहीं, मैं नहीं खाता बच्चों को, उनके खर्चात आप पूरे करते हैं, फ़ीसें पूरी करते हैं। बड़ा मुश्किल होता है बाप का और माँ का जो है सारी चीज़ें। यकीन माने, मैं अब बेशुमार घराने हैं, बेशुमार लोग हैं जो खुद भूखे रहते हैं, जो खुद कुछ नहीं पहनते, सारी ज़िंदगी एक जोड़े कपड़े में गुजार देते हैं। बच्चों के लिए यूनिफॉर्म ख़रीदेंगे, उनके बूट ख़रीदेंगे, उनका बंदोबस्त करेंगे, और इस स्टेज में आके उनको तवक्को होती है कि बच्चे फिर हमें सपोर्ट करें। और बच्चे क्या होते हैं, बच्चे फिर निकल जाते हैं। एक तो वो फेलियर है कि आपने क्या हासिल किया, ज़िंदगी के टारगेट अचीव किए या नहीं किए। फिर आपके रिश्तेदार, आपके औलाद, आपके बहन भाई आपके साथ क्या सलूक करते हैं, और यहाँ बंदा बहुत ही इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है, और यहाँ अक्सर लोग पागल हो जाते हैं। फिर वो उनकी मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है, वो अपने दिमाग पे जोर डालते हैं, मैंने सारी ज़िंदगी क्या किया और मुझे क्या मिला। ऐसा होता है ना। इसलिए मज़हब में और दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं, दुनिया के जितनी भी सोशल तंजीमें हैं, वो सारी इस बात की दर्स देते हैं, कहते हैं कि अपने माँ बाप का ख्याल करें, अपने माँ बाप का ख्याल। लेकिन लॉ ऑफ नेचर अप टू डाउनवर्ड्स है, लव अप टू डाउनवर्ड्स है। औलाद खुदा माँ बाप से प्यार नहीं करती, ख्याल कर सकती है, कोई अच्छी एजुकेट हुई औलाद तो ख्याल करे,
वगैरह लोग छोड़ जाते। यूरोप जाता हूँ मैं, इंग्लैंड जाओ, इधर ओल्ड हाउसेस भरे पड़े हैं ओल्ड हाउसेस। दुआ करते हैं बाबा बैठा हुआ है, कब मरेगा, ये जायदाद को मैं इस्तेमाल करूँगा। उस बंदे ने रेज़ा 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 करके कलेक्ट करके एक बिल्डिंग खड़ी की होती है, और आने वाला वो कहता है किसी तरीके से बाबा मरे ना, मैं इस पर कब्ज़ा करूँ। तो यहाँ उस बंदे की क्या कैफियत होती है, जिसको औलाद छोड़ गई, जिसको बीवी छोड़ गई, जिसको बच्चे छोड़ गए। लेकिन मैंने देखा कि बहुत हद तक जो है ना इस एज में बीवी सपोर्ट करती है, बहुत हद तक एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और मैंने देखा कि बीवी जल्दी मर गई तो बाबा भी जल्दी टूट जाता है। अगर वैसे दोनों इकट्ठे रहें तो फिर उनकी काफ़ी अच्छी चल जाती है। तो ये कपल जो होता है 60 के बाद के जो कपल्स हैं, ये इनकी बहुत ज़्यादा, और बाद दफ़ा इनकी शक्लें भी आपस में मिलती जुलती हो जाती हैं, और इतना कोऑर्डिनेट होता है इनका आपस में रह के। तो यहाँ फेलियर ऑफ लाइफ को हमने कंसीडर करना है। और अगर फेलियर ऑफ लाइफ है तो डी जनरेशन का प्रोसेस, माइंड ठीक नहीं है तो डी जनरेशन का प्रोसेस, क्योंकि यहाँ आपके मेजर ग्लैंड पड़ा हुआ है, पिट्यूटरी, यहाँ थैलमस पड़ा हुआ है, यहाँ पेनियल ग्लैंड पड़ा हुआ है, उसकी नींद उड़ जाएगी। उसकी बॉडी की जो पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड की सिक्रेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी। किसकी वजह से? इमोशनल सप्रेशन। दिस इज इमोशनल सप्रेशन। फिर हमने क्या करना है, हमने ग्नेशिया देना है, कोरोना क्या तो हमने नेट्रोमियर देना है, और कराने क्या तो एसिड फास देना है। फिर दुख है, गम है, दिल करता है कि उठा के मारूं, किसी को पकड़ूं, तो कास्टिकम देना है। फिर स्टेफिसाइगेरिया देना है। बच्चे डाढ़े हो गए हैं, बोल नहीं, उनके बच्चे डाढ़े हो जाते हैं। वो बाबा ये करता है, तू ये नहीं किया हमारे लिए, बल्कि वो कोसते हैं तूने हमारे लिए किया क्या है। तो वो तो बेचारा अपनी पेट बांध करके एक आके रोटी खुद खाता रहे, तो बाकी आपको ही खिलाता रहे। तो ये इमोशनल स्टेज है। इसमें वो दवाइयाँ जो हमारी हैं, वो इग्नेशिया है, वो कास्टिकम है, वो स्टेफिसाइगेरिया है, वो लाइकोपोडियम है, वो ओरोमेट बड़ा सहारा देती है यहाँ पे, और बहुत, मैं कहता हूँ क्लास की दवाई है। बच्चों से भी बड़ी दवाई सपोर्ट करने वाली है ना, वो ओरोमेट है। बंदे को एक दवा फिर उठा देती है। एक और दवाई है मेनगेनम, वो बड़ा सपोर्ट करती है। मैंने अक्सर बंदे जो है ना वो बिस्तर से उठा दिए मेनगेनम, लेट जाते हैं, मायूस होकर पड़ जाते हैं, जा काम नहीं करना यार, दफ़ा करो। मेनगेनम ओरोमेट उठा के बैठा देते हैं, फिर स्ट्रगल में शुरू हो जाते हैं। और हम देते हैं ओरोमेट की एक डोज दी, एक मेनगेनम की दे दी, बंदा उठ करता है, फिर चल पड़ता है। ओरोमेट खुशी पैदा कर देती है, कर्ज पैदा कर देती है, ओनोस्मोडियम में कर्ज पैदा कर देती है। सेक्सुअल एक्टिविटी डिमिनिश हो होती है, उसको अपोजिट सेक्स को इंटरेस्ट नहीं रहता। फिर उसकी जो लाइकोपोडियम है, उसके लिए जो कोनियम है, उसके लिए जो सिलीनियम है, उसके लिए एग्नेस कास्टस है, उसके लिए एवनस, वो फिर उसको थोड़ा सा बूस्टअप करे, उसके अंदर ज़िंदगी की अर्ज पैदा होती है। इमोशनली आपके पास मरीज़ आएगा इस स्टेज का, तो फर्स्टली इमोशनली आपको एड्रेस करना पड़ेगा। ये आप देखें ना, बहुत एक मैकेनिज्म में बता के आए। अब आपने मरीज़ फेस करना है। अगर उसकी ज़िंदगी की अचीवमेंट हैं, औलाद अच्छी निकल आई, बिल्डिंग बैलेंस ये वो अच्छा है, तो वो ज़रा रिलैक्स हो के जॉगिंग शागिंग ये वो उठा, शाम को 5-7 दोस्तों के जाके गपशप मारी, रोटी खाने को घर मिल जाती है, जाओ 5-7 किलोमीटर वॉक कर आता है जी। कभी एक बच्चे के घर, कभी दूसरे बच्चे के घर, वो सारे हो बाबा आ गया, बाबा चलो जी खिदमत करो। तो कई जो होते हैं ना, बाबा जी आना है, दरवाज़ा ही बंद करके चले जाते हैं, बाबा जी आ जाना है, बाबे ने पहले ही निकल गए, ठीक है ना। तो ये ज़िंदगी की अचीवमेंट्स हैं। अगर अचीवमेंट्स अच्छी हैं, उसकी ज़िंदगी और बेहतर गुजरेगी, दिमाग पे बोझ कम पड़ेगा, रिलैक्स करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें एड्रेस करनी है हमने यहाँ। नेक्स्ट, और फिर ब्रेन के केमिकल रिड्यूस हो जाते हैं, डोपामीन है और दूसरे जो केमिकल्स हैं आपके वो है जो एपीओ क्या नाम है, ग्लूटामिन है और डोपामाइन है, वो इस तरह की जो आपकी मेडिसिन है वो रिड्यूस हो जाते हैं। बंदा जो है ना वो
डेमेंशिया का शिकार हो जाता है, भूलना शुरू हो जाता है, दिमाग पे बोझ डाल डाल के ना, तो बेचारा अल्जाइमर का शिकार हो जाता है, इस तरह की डिजीज़ का शिकार हो जाता है। तो आपने इमोशनली इसको मेडिसिन से आपके उसके बच्चों को तो नहीं ठीक कर सकते, हम बाकी जो मामलात को नहीं ठीक कर सकते, हम तो उसको इमोशनली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू द मेडिकेशन, ठीक है। तो फिर ये मैंने आपको कहा ना, ये दवाइयाँ जो है ना ये आपको हेल्प आउट करेंगी। इग्नेशिया हो गया, स्टेफी हो गया, कास्टिकम हो गया, ये दवाइयाँ आपको, ऑरामेट बहुत अच्छा रोल, ब्रेटाकार बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, जेलसीमियम बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। फिर आप थोड़ी सी उसको साथ साथ कुछ डीएनए को इम्प्रूव करने की दवाइयाँ लगा दें, कुछ एंटी मियाज़मेटिक दवाइयाँ लगा दें, तो बंदा जो है ना समझ जाता है। और हमने एक ओल्ड एज का हमारे पास नुस्खा भी बड़ा चलता है, लाइकोओरामेट कालीफा, लाइकोओरामेट एस्टिफास, ये मेरे पास बहुत चलता है। मैं कहता हूँ मैंने जिसको दिया ना 10 साल पीछे चला जाता है। मैंने 95 साल के बंदे बिस्तर से उठा के चला दिए। ये डिजनरेटिव चीज़ों को एड्रेस करके, यकीन माने बिल्कुल बेड से उठाए हैं बंदे हमने। लेकिन उसके लिए ये सारी चीज़ें आपको मैकेनिज्म जहन में होना चाहिए, कहाँ एड्रेस करना है, थायराइड को करना है, किसको करना है, ये आपके जहन में होना चाहिए। Disappointment from family and children, these factors affect all above glandular secretion। और ये सारे फैक्टर जो हैं, ये ऊपर जो सिक्रीशन का हम जिक्र करते आ रहे हैं, जितने ग्लैंड्स का, उसको सारों को स्लो कर देते हैं। These factors affect all the above glandular secretion, positive achievement of the life, enhance the above functions। और जो फेलियर्स हैं वो उसको डिक्रीज करते हैं, ये इनको इंक्रीज करते हैं। आपको अच्छा बंदा मिलेगा दिन को, तो आपका सारा दिन अच्छा गुजरेगा। आपको बुरा बंदा मिलेगा जिसने आपको पैसे चलाए होंगे, जिसने आपको गोली मारी होगी, जिसने आपको डंडा मारा होगा, सारा दिन बुरा गुजरेगा। अच्छा बंदा होगा जिसकी आपने हेल्प की होगी, जिसने आपकी हेल्प होगी, जो अच्छा रिश्तेदार होगा, अच्छा दोस्त होगा, जिसने आपको कुछ सिखाया होगा, जिसने आपकी कोई हेल्प की होगी, आपका सारा दिन अच्छा गुजरेगा। इमोशनली एड्रेस करें, ये इस स्टेज का बड़ा आम है। और ये जो इमोशनल है, ये तो पैदा होने के साथ साथ इमोशंस आपके साथ, मैं सारे डिस्कस करता हूँ। 1 साल के बच्चे के साथ 1 से 12, 1 से 12, 12 से 18 इमोशन, सारे इमोशन चलते आ रहे हैं। यहाँ आके ना बिल्कुल निचोड़ निकल जाता है, यहाँ बिल्कुल निचोड़ निकल जाता है। चलें जी, आगे चलते। असल तो मैंने अब स्टार्ट किया लेक्चर लेक्चर तो अब स्टार्ट हुआ है। पहले तो हमने वो सारी जो कहानियाँ किस्से किए हैं, ट्रुथ बेस केमिकल्स, ये वो सारे बेस बिल्डर्स हैं, बेस बिल्डर्स। अब पता चला मैं केस टेकिंग कैसे करता हूँ। हाँ जी, चाय मंगाओ यार, उसको गो ना चाय मंगाओ, क्या उसकी चाय पे किसी को क्यों ना जाओ, है कोई लड़का? असल में मैं तो चाय पीता नहीं, लिहाजा मैं थकता नहीं हूँ तो टॉपिक गर्म है, मैं कहता हूँ मुझे खुद मज़ा आ रहा है। मज़ा तब आता है कि उसको आप, क्योंकि ये चीज़ें मैंने यूज़ की हुई हैं और ये मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, आप यूज़ करेंगे आपको और मज़ा आएगा। जब उसके रिज़ल्ट आएंगे ना, फिर एक और नशा है। ये नशा ही ऐसा है कि जब आपको कोई आके कहता है डॉक्टर साहब मैं तो पिछले 20 साल तो बीमार सा और तुम्हारी दवाई खाती ना तो मैं दुनिया ते आ गया, फिर नशा ही कुछ हो गया।
हाँ बाबा ये बड़े बाबे ये लेक्चर सुनेंगे और बाब के ही शादियां होनी है। ये लेक्चर सबसे ज्यादा हिट जाएगा, मेरी बात याद रखना। कई बेवाओं की और रंडवों की मैंने शादियां करवा देनी है। दूसरी शादियां ना हो शादी का दिल भी बहुत हाँ, शादी का दिल करता है ना। यकीन माने कई लोग जो है ना नॉन होम्योपैथ हैं, जो नहीं जानते, वो भी लेक्चर सुनते हैं और वो आगे बताते हैं जी। और कई ऐसे लोग हैं जो नहीं, जिनका कोई होम्योपैथी से तल्लक वास्ता, वो कहते हैं जी हम बस लगा के रात को सुनते रहते हैं तो सो जाते हैं। उनकी नींद का सबब है कि कोई मोटिवेटर बंदा है जो कहता है ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करो तो हो जाएगा। वो कहते हैं फिर हम जरा थोड़े सा ताज़ा दम हो जाते हैं कि कोई हल है। वैसे तो डॉक्टर जो है ना अस्पताल में चले जाए ना तो वो पता क्या करते हैं, वो कहते हैं आप दवा ही करो जी, अब बाबा जी ऐसे दवा करो, जो कोई खाना पीना मंगने न दो तो बस ऐसे दवा करो। एक डॉक्टर अली है वाह जो कहता है नहीं, अभी ज़िंदगी के कुछ ऐसे असूल सबब हैं जो आपको और बेहतर कर सकते हैं, आपको वापस शादी करवा सकते हैं। लाएं जी, माइंड वीकनेस, मेमोरी, डेमेंशिया, न्यूरोपैथी। अच्छा, यहाँ जो है ना ये आपका ब्रेन जो है जब इतने क्राइसिस है, इतनी सारी ज़िंदगी, वो फिर वो अक्सर लोग नाम भूल जाएंगे, अक्सर मेमोरी वीक हो जाएगी, पता नहीं होता कहाँ। तो ये आपके पास पेशेंट आएंगे। आगे चलें जी। और इसके लिए जो है ना, अब मैंने एक दवाई यहाँ बड़ी टेस्ट की है, और ये जो डायमेंशिया है ना, ये अक्सर आपको डायमेंशिया के मरीज़ नज़र आएंगे जो कपड़े उतार देते हैं, अक्सर आपको नज़र। और आयोसैमस बड़ी फिट लगती है, ये मैं आपको बताऊँ, बड़ी मैंने आयोसैमस यूज़ की है। यहाँ एसिड फास्ट बड़ा अच्छा काम करती है, यहाँ लाइकोपोडियम बड़ा अच्छा काम करती है, यहाँ ओरोमेट बड़ा अच्छा काम करती है, यहाँ काली फास्ट बड़ा अच्छा काम करती है, यहाँ मेडोरिनम बड़ा अच्छा काम करती है, यहाँ बेसिलिनियम बड़ा अच्छा काम करती है, यहाँ नक्स व मीका बड़ा अच्छा काम करती है। बल्कि हम तो यूँ कर देते हैं, नक्स दो, लाइको दो, ओरोमेट दो, काली फास्ट रोज दो, एसिड फास्ट रोज दे दो, ओरोमेट रोज दो, तो बंदे जो है ना वो उठ पड़ते हैं और यादाश्त उनकी बेहतर। और मेमोरी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है लाइकोपोडियम, मेमोरी को बहुत ज़्यादा कॉजेटिव फैक्टर है उसका मियाज़मेटिक, आपका करती है मेडोरिनम। तो एसिड फास्ट, लाइको, पुराने गम के मारे हुए बंदे एसिड फास्ट, थके आ रहे बंदे काली फास्ट, मायूसी का शिकार ओरोमेट, बॉडी की सिक्रीशन वीक लाइकोपोडियम, बेसिलिनियम, मेडोरिनम, ये आपको ना इससे निकालती। असल में होता ही है कि वो बाद होता है कि उसको समझ नहीं होती, कपड़े उतार के फिर रहा होता है, शलवार उतार देगा, शर्ट उतार देगा। तो ये जो मामलात हैं, फिर इसको हमने आयोसैमस को हमने ट्राई किया और आयोसैमस के बड़े अच्छे रिजल्ट निकले। लेकिन जनरली हमने लाइकोपोडियम, ओरोमेट, एसिड फास्ट, काली फास्ट, ये दवाइयाँ, इससे ये होगा कि वो जो मेमोरी का ब्रेटाकार बड़ा अच्छा काम करती है। और जो वाइट मैटर है, हमारा गूदा है, जो हमारा सफ़ेद गूदा और ग्रे जो है, इस पे जो है ना, इस पे ब्रेटाकार और कल्केरिया फास्ट बहुत अच्छा काम करती है, फास्फोरस बहुत अच्छा काम करती है, ओरोमेट बहुत अच्छा काम करती है, जिंकम मेट, वाइट मैटर ग्रे मैटर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। और बूढ़े में हो गया होता है, बच्चे में भी वाइट मैटर ग्रे मैटर की प्रॉब्लम आते हैं, और बूढ़ा का डिजेनरेटिव, आप ब्रेन की सीटी स्कैन कराएंगे, एट्रोफाइड आएगा, एट्रोफी ऑफ द ब्रेन। एंड एट्रोफी ऑफ द ब्रेन जो है वो ब्रेटाकार बहुत अच्छा ठीक करती है। तो जलसीमियम, खौफ आ गया, ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, जलसीमियम खौफ ख़त्म करती है, ओरोमेट मायूसी ख़त्म करती है, डिसअपॉइंटमेंट, इग्नेशिया, एसिड फास्ट, नेट्रोमेट, डिसअपॉइंटमेंट, आपके साथ की हुई ज़्यादतियाँ जो हैं वो जब आपको याद आती हैं तो कास्टिकम उसको ख़त्म करती है। आपने ज़िंदगी में लोगों के नीचे दब के जो फैसले किए होते हैं वो जब आपको याद आते हैं तो आपको स्टेफिस एगेरिया बड़ी मदद करती है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं।
आगे चलते हैं। कोई और इशू है? अल्लाह अकबर। मायोपैथी, न्यूरोपैथी जो है ना, नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है। अब नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है तो दवाइयाँ क्या हैं? आपके पास जलसीमियम है, आपके पास प्लम्बोमेट है, आपके पास कालीफास है, आपके पास कास्टिकम है, आपके पास एसिड फास है, आपके पास ओपियम है। ये वो जो दवाइयाँ हैं जो नर्व्स पे असरअंदाज होती हैं। पोटाशियम, कालीफास, नर्व का कंडक्टर, एक नर्व से जो दूसरे नर्व तक मैसेजिंग का सोर्स है वो पोटाशियम है। नर्व कंडक्टर इसको कहते हैं पोटाशियम। लिहाजा आप पोटाशियम क्या है, कास्टिकम है, कालीफास। तो पोटाशियम का इस्तेमाल जब असाब कमज़ोर हो जाते हैं, प्लम्बोमेट स्क्वीज हो जाते हैं, सुकड़ जाते हैं, वीक हो जाते हैं, ओपियम, जलसीमियम पैरालाइज कर जाता है सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो इसमें फिर ये डीजनरेशन ऑफ नर्व्स, डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व्स, नर्व से माइलेशन उड़ जाती है, पेन स्टार्ट हो जाते हैं, जर्किंग पेन। तो फिर आपको थेलियम, आपको हाइपेरिकम, आपको प्लांटिगो, आपको मैकफास, आपको थ्रीडियम, वो दवाइयाँ आ जाएंगी। एक पैरालाइटिक, एक डीमाइलेशन उड़ जाना, जहाँ ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया आ जाएगा, यूं करंट लगेंगे, शॉक लगेंगे, समझ आइए। तो वो नर्व्स वीक हो जाते हैं। तो वो सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व सिस्टम के लिए आपके पास कालीफास है, आपके पास कास्टिकम है, आपके पास जलसीमियम है, आपके पास ओपियम है, प्लम्बोमेट, लाइकोपोडियम है, एसिड फास है। ये वो दवाइयाँ हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को इन्हांस कराती हैं। फिर कॉजेटिव फैक्टर साथ एड्रेस करें, मियाज़मेटिक, आपकी मायोपैथी, न्यूरोपैथी। और अब मायोपैथी इज़ द टोटली द मसल। अब कुछ डिजीज़ होती हैं मस्कुलर जंक्शन, मस्कुलर न्यूरो डिजीज़ भी आ जाती हैं, जिसमें मसल भी इन्वॉल्व हो जाता है, जिसमें नर्व्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये जो दवाइयाँ हैं बहुत, जैसे एसिड फास है दोनों तरफ काम करेगी, कास्टिकम है दोनों तरफ काम करेगी, ओरोमेट है दोनों तरफ काम करेगी, जलसीमियम है दोनों तरफ भी काम करती है, कालीफास है दोनों तरफ भी काम करती है। लेकिन मायोपैथी की अलहदा भी दवाइयाँ हैं, जैसे मसल को स्ट्रेंथ करेगी, रस्टॉक्स करेगी, ब्रायोनिया करेगी, ये मसल को स्ट्रेंथ देती है, रोडोड्रॉन करेगी, ये मसल को स्ट्रेंथ देंगी। लाइकोपोडियम, अच्छा लाइकोपोडियम ऑल टाइप की जो है ना डिजेनरेशन को एड्रेस करती है, ऑल टाइप की डिजेनरेशन। और बीच में एंटीसोरिक सल्फर थोड़ी लगा दी, एंटी मियाज़मेटिक दूसरी कोई लगा दी, मेंडोरिनम लगा दी, बेसिलिनम लगा दी। कभी जनाब ज़िंदगी में उसने क्या कोई शराब पी के आया होता है, कोई चरसें पीता रहा होगा, कोई नारकोटिक्स का इस्तेमाल करता रहा होगा, किसी ने कोई ड्रग्स अब्यूज़ शुरू किए, कोई ड्रिंकर मिलेगा आपको, कोई मतलब वो इस तरह के भी लोग मिलेंगे। उनको आप नक्स व मीका ज़रूर दे दिया करें शुरू में, ताकि उनकी वो जो ड्रग्स अब्यूज़ की वजह से मिसाइल पैदा होंगे वो उनके ठीक होते रहे। ठीक है जी। बददुआएं देते हैं, गालियाँ देते हैं, एनाकार्डियम, हाँ गालियाँ देना यही है ना जी डॉक्टर इजाज़ अली साहब। हाँ जी, जो गालियाँ बहुत ज़्यादा है ना, अब्यूज़ लैंग्वेज, ISMS, एनाकार्डियम, अक्सर बाबे गाला बड़ कट देने हैं ना, फिर अल्लाह ही माफ़ज़ है। अब मैं कई ऐसे किस्से में मैं यहाँ सुना नहीं सकता, बड़े बंदे गाला कटते हैं। वो मेरे वालिद साहब के दादा हमारे से ना, उनका भाई थे ना, तो वो बीमार हो गए थे। यहाँ डॉक्टर रियाज बड़ा मशहूर होते थे, डॉक्टर रज़ाक उनका यहाँ तो पुराना यहाँ डॉक्टर रियाज, तो वो दाखिल हुए ना, तो वो आके यूँ टटोल तो मैंने जनाब जो ही उसने हाथ लगाया ना डॉक्टर रज़ाक ने, मैं साथ ही खड़ा था, साथ उसके ना 10-12 डॉक्टरों की टीम भी थी।
बाबा ने इतनी मोटी गाली दी ना, डॉक्टर साहब पीछे यूं खड़े हो, कहते नहीं नहीं बाबा जी बिल्कुल ठीक नहीं इन्होंने कोई बीमारी नहीं। तो बाबा जो है ना गालियाँ बड़ी बेदरेक देते हैं। अभी भी कई मरीज आते कहते हैं जी वो बाबा जी गालां बड़ियाँ कटते हैं, कोई गालां दी कोई दवाई तो दे दो। तो एनाकार्डियम अच्छा रोकती है, अल्जाइमर अच्छा रोकती है, वल्गैरिटी हो जाती है ना, अब्यूज लैंग्वेज यूज़ करते हैं। देखो ना इसी गालां ही किसी की बंद करवा देते हैं, फिर भी बड़ी अचीवमेंट है। क्यों जी? मायोपैथी होगी ना जी। नेक्स्ट चलते हैं। कितने बजे वाइंड अप करिए जी? स्किन डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, रिंकल्स। अक्सर ब्यूटी कॉन्शियस भी लोग होते हैं, वो जी छाइयाँ पै गई, वो जी वो चुरियाँ पै गई ने जी, और जी डिस्कलोरेशन आ गई, वो शाइन नहीं रही स्किन की जी। आपके पास मॉडर्न वुमेन्स आएंगी और इस तरह के लोग आएंगे। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम रिंकल्स को बड़ा अच्छा ठीक करती है, लाइकोपोडियम बड़ा अच्छा ठीक करती है। वक्त से पहले बूढ़े नज़र आते हैं ना, वो अर्जेंटम के मरीज नज़र आते हैं। अर्जेंटम फेस, बूढ़ा फेस, बच्चा होगा ना बूढ़ा नज़र आएगा। अर्जेंटम रिंकल्स को अच्छा, लाइकोपोडियम बड़ा अच्छा रिंकल्स को निकालती है। डिस्कलोरेशन आ जाती है, फ्रैकल्स, और फ्रैकल्स में हमने प्लमोमेट को बड़ा मज़े का पाया। रिंकल्स में भी प्लमोमेट, डिजनरेशन है ना, स्लो 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 प्लमो। और हमने यहाँ रिंकल्स में और फ्रैकल्स में मैंने सोल्स को बड़ा अच्छा आजमाया। सोल एक्सरे बड़ा अच्छा काम करती है उसमें, फ्रैकल्स में मैं कहता हूँ कमाल काम करती है। रेपरे में तो बडियागा और सीपीआई लिखी हुई है ना, लेकिन हमने इससे बढ़कर काम किया है। सोल दें आप, कार्सिनोसम दें, बेसिलिनियम दें, ग्रेफाइट दें, प्लमोमेट दें, जो फ्रैकल्स के यूं उड़ा के रख देती हैं। अक्सर ये जो लड़कियां यंगस्टर भी आती हैं ना, वो भी तबाह कर देती हैं, 5-5 क्रीमें गट्ठी मिक्स करके लगा रही होती हैं, समझ आइए। प्लमोमेट बहुत इस तरह होती है ना, जैसे मेरे पास कई ऐसे बंदे आते हैं जिनके पता लगता है इनकी स्किन पे मैल जमी हुई है, मैल जमी होती है, प्लमोमेट उड़ा के रख देती है, ग्रेफाइट उड़ा कर है। इग्नेशिया आई जी, हाँ वो तो डिप्रेसिव फेस है ना, उसका कॉजेटिव फैक्टर वही है। वो तो फिर एसिड फास, वो लाइकोपोडियम, वो कालीफा वो आएगी। लेकिन टिपिकली जो लाइकोपोडियम, अर्जेंटम, ब्राइटागार, डिस्कलोरेशन, प्लमोमेट डिस्कलोरेशन, ऑल टाइप ऑफ द डिस्कलोरेशन जो है वो प्लमोमेट। फिर चेलिडोनियम है, आपकी लिवर के फंक्शन को इम्प्रूव कराएं, वो बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है, वो अच्छी स्किन हो जाती है। नाइस जी। मैले के चैले बंदे नज़र जो आते हैं ना स्किन, सल्फ़र जैसे, सल्फ़र भी बहुत अच्छा काम करती है। सल्फ़र तो मैं कहता हूँ जितना झूठ मारो इस किस्म की दवाई है कि इसके बारे में जितना मैं बोल जाऊँ जितना ना बोलूँ, ये बस दवाई बहुत बड़ी, नो डाउट। ऐसे ऐसे काम दिखा देती है कि आपकी अक्ल दंग रह जाती है, और 30 में दिखा देती है, सिर्फ 30 में। मैंने ऐसे स्किन के केसेस हमने, मतलब ये कार्सिनोसन, ट्यूबर, सराइनम, सल्फर, ग्रेफाइट से ठीक है, जो अनट्रीटेबल, वेस्ट में नहीं ठीक होते, यूके में नहीं ठीक हुए, वो ठीक हो जाते हैं। तो स्किन में हमारी बड़ी ग्रिप है, हमारे पास सोराइसिस है, हमारे पास एक्जीमेज हैं, वो हम बड़ा अच्छा डील करते हैं, और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी में इसका बड़ा अहम रोल। बहुत लोग तो बहुत ज़्यादा स्किन पे होम्योपैथी की तरफ रुजू करते हैं। आगे चलते हैं। मैं 10 से पहले 10 तक ख़त्म करते हैं, आधा घंटा और लगाते हैं। थक के चाय नहीं आई, चाय आती है फिर फ्रेश अप हो जाए हैं, आ रही है। मैं गर्म हूँ, मैं बिल्कुल जनाब, आप फिक्र ना करें। मैं यकीन मैंने सुबह 5 बजे क्लिनिक से उठ के गया हूँ, सुबह 5 बजे। ये लड़के घुमाए कितने, मैं 4:30 पौने 5 गया हूँ ना। 4 बजे मैंने ऊपर नमाज पढ़ी है, और मैं 4:15 4:30 निकलूँ, घर में 4:45 पहुँचा 5 के। समझ आइए, वो अल्लाह की मेहरबानी है।
स्टेमिना है कि लोगों के साथ अच्छा करें, स्टेमिना बन जाएगा। सर ये आम विटामिन्स की जगह लोग क्या कर सकते हैं? विटामिन्स की जगह देखो, विटामिन्स का अपना रोल है, लेकिन ये काली फास है, एसिड फास है, ये लाइकोपोडियम है, ये सारे विटामिन्स की मतलब ये रोल प्ले करते हैं ना। आपकी डिजनरेशन है, ये रोल प्ले करते हैं ना। अच्छा, जहाँ दांतों के मसाइल भी आते हैं बहुत ज़्यादा, डीके, दांत ख़राब हैं, और हमारी तो थोड़ी थोड़ी ऐसी 2-4 ही दवाइयाँ दांतों के लिए। बड़ा कैरीज़ में आपको एस्टर फ्लोर बहुत अच्छा काम करती है, कैरीज़। गम्स के लिए मर्कसाल बहुत अच्छा काम करती है, गन पाउडर बड़ा अच्छा काम करती है। एनेमल उतर जाए तो एक्सरे बड़ा अच्छा काम करती है। उस पर ऊपर स्केलिंग ज़्यादा आ जाए तो बेसिलियम 200 में दें, वो बड़ा अच्छा काम करती है। इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं आपकी, पस पड़ जाना, दांतों में दर्द हो जाना, सेलेशिया बहुत अच्छा काम करती है। स्टेफिस दांत काले हो जाएं, उनमें गिरने जल्दी से, क्लेरिकल्केरिया फ्लोर है, सिफलिनियम है, ये सारी दवाइयाँ जो हैं ये इस जगह पे आम तौर पे जो कैरीज आती हैं आप एस्टर फ्लोर 30 में दें। आप देखें बंदा कहेगा यार मेरे दांत बड़े मजबूत हो गए। आप मर्कसाल मसूड़, जहाँ मसूड़े बड़े ख़राब हो जाते हैं तो मर्कसाल मसूड़ों के लिए बड़ी अच्छी दवाई है। एसिड नाइट्रिक मसूड़ों की बड़ी अच्छी दवाई है। एकला लावा, यहाँ बड़ी मसूड़ों पे ग्रोथ आ जाती है, एकला लावा बड़ी अच्छी दवाई है। तो हमारे पास तो हम स्टेफिस एरिया के डोज दें, 2 दिन के लिए हम सलेशिया वनम देते हैं, दांत सन बेहतर हो जाता है। तो रेयर चांसेस होता है कि मैं मर्कसाल की तरफ जाऊं या किसी और की तरफ जाऊं। डिके में आपको सिफलिनियम गाय बगाए इस्तेमाल कर लें। एक्सरे 30 में महीने में 15 दिन बाद एक डोज दे दें तो आपके दांत जो है, बेसिलिनियम दांत गिरने से रोक देती है, तो बेसिलिनियम का इस्तेमाल करें। ये जो लॉक हो जाते हैं या जो हैं, कभी लाख हो जाते हैं, कभी एक तरफ जो मुंह खोलता है तो कड़क कड़क की आवाज़, हाँ ना, वो मैं ढीला हो जाता है। ये जो होता है ना, इसको कहते हैं लॉक जा। लॉक जा में जो है ना, वो आपको जो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, नक्सफमीका और कॉस्टिकम, मैगफॉस। मेरे पास 3 दवाइयाँ ज़्यादा चलती हैं, मैगफॉस, नक्सफमीका और कॉस्टिकम। बिल्कुल बंद जो मुंह होते हैं ना वो खुल जाते हैं। तो मैं तो बाद दफ़ा इसी तरतीब से भी दे देता हूँ, नक्स, मैग, कॉस्टिकम। हाँ, मैंने आपको बताया, देखिए नक्सफमीका, मैगफॉस और कॉस्टिकम, ये बड़ी दवाइयाँ हैं। लॉक जा का खोलेंगे, उसमें भी मुझे अब सही याद नहीं, लेकिन मेरी तो कसरत से हम प्रैक्टिस में इसको यूज़ करते हैं। हाँ जी, आज तो मैं है हाँ, कोरिया, पार्किंसन भी ओल्ड एज की डिजीज़ है। ये बेसिकली नर्वस सिस्टम के, हाँ जी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज़ है पार्किंसन। ट्रेमर, राशा जिसको कहते हैं, इसमें जिंकोमेट, इसमें ओरोमेट, इसमें एगेरिकस, इसमें कास्टिकम, इसमें माइगेल, इसमें लोलियम, इसमें ऑक्सीट्रोपस, पार्किंसन। ये सारी दवाइयाँ, एगेरिकस का रोल बड़ा अच्छा है, जिंकोमेट का बड़ा रोल अच्छा है, और लोलियम, LOLIU, लोलियम। पेरिस क्वाड्रिफोलिया बेसिकली नर्व की दवाई है। पेरिस क्वाड्रिफोलिया बेसिकली एग्नेशिया की तरह की दवाई है।
और ये आपका जो है ना आपका सर्वाइकल C6-7 पे इसका बड़ा असर है। ये जो मोन है ना आपके C6-7, इसमें पेरिकॉर्डियोफोलिया का बड़ा अच्छा असर है। और ये इग्नेशिया की तरह की दवाई है। काशीराम लिखता है कि एक केस उसने रिपोर्ट किया कि वो टिकटिकी की तरह उसके और गम था और उसको तो पेरिकॉर्डियोफोलिया ने, लेकिन ये मेरे यहाँ ये 2-3 उंगलियाँ जो सुन्न हो जाती हैं पेन की वजह से, यहाँ बहुत अच्छा लगती है पेरिकॉर्डियोफोलिया। लेकिन पार्किंसन में जो है वो नक्सवमिका, जिंकोमेट, ऑरमेट, एगेरिकस, लोलियम, माइगेल और ऑक्सीट्रोपस। फाइसोस्टिग्मा मैंने कभी नहीं यूज़ किया। फाइसोस्टिग्मा की जितनी तारीफ लिखी है पता नहीं हमारे हाथ पे काम नहीं करती। जिंजिवाइटिस में तो वो मर्कसाल अच्छा काम करती है। जिंजिवाइटिस में आपकी कल्केरिया रेनिलस अच्छा काम करती है। कल्केरिया रेनिलस है, टार्टर जो कल्केरिया रेनिलस। मेरे तो कई दोस्त हैं डेंटिस्ट, वो सलेशिया उन्होंने गोलियों में बना के रखी होती है इन्फेक्शन में। आगे चलते हैं। हार्ट, ये डिजनरेशन प्रोसेस में जितना ऊपर आपने मैकेनिज्म थायराइड का वो सारा हमने डिस्कस किया, उसमें हार्ट वीक होना शुरू हो जाता है। असल में लाइफस्टाइल हमारे लोगों का बिल्कुल कोई नहीं होता। पैसे कमाने में लगे रहते हैं, दुकान पे बैठे हैं तो बैठे हैं जी, एक्सरसाइज करते नहीं, ईटिंग हैबिट अच्छी नहीं होती, पैसे 4 आ जाएं तो ज़्यादा खाते हैं, ठीक है ना, और फिज़िकल एक्सर्शन कोई नहीं होती इनकी, और ड्रग्स का इस्तेमाल जैसे अल्कोहल का होता है, टबाकू का इस्तेमाल होता है, और कोई फिज़िकल एक्सर्ट नहीं करते। और वेस्ट में तो ये हो गया है कि जो डेवलप कंट्रीज़ में कि वो लोग जो है ना वो खाते भी बड़ा, उन्होंने कंसल्टेंट रखे हुए होते हैं और डाइट शेट बड़ी कंट्रोल, इतनी कैलोरीज खानी है, इतना वॉक करना है, सारा बड़ा मॉनिटरिंग। आजकल तो आ गए हैं, घड़ियाँ आ गई हैं, पता इतनी कैलोरीज वॉक होगी, इतनी हो गया, इस खाने में इतनी कैलोरीज हैं, इसमें इतनी है, तो बड़ा मैथमेटिकली लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चूँकि हमें मरीज़ जब मिलता है तो वो तो उस वक्त मिलता है जब वो ख़राब हो चुका होता है। वसूलन तो ये एजुकेशन पहले से चलनी चाहिए। तो अब जैसे मैं हूँ, मैं इतना बिज़ी शेड्यूल के बावजूद भी 8-10-12 किलोमीटर रोज़ वॉक कर लेता हूँ। कोई पहाड़ी चढ़ गया, नीचे कोई गेम खेल रही, कोई स्पोर्ट्स कर रही, लगे रहते हैं। तो हमारा तो बेशुमार, जो मैं सच्ची बात बोलूँ, हमारा डॉक्टर भी जो है ना ये चीज़ें फॉलो नहीं करता। वो भी कहता है एक और, बस उधर ही बैठे बैठे कुर्सी भी अक्सर मरते हैं, ये गोली खा, वो गोली खा, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते। समझ आइए ना। तो लाइफस्टाइल वैसे गोरों की तरह ही गुजारना चाहिए। गोरों का लाइफस्टाइल अच्छा है मैक्सिमम का, मतलब वो जो है ना, सारों का तो मैं नहीं कह सकता, सारे भी कई हमसे भी मिलते जुलते हैं। हाँ हैं, पैसे से बनता है। मैं आपको बताता हूँ, मैं 100 साल से ऊपर आता हूँ, जिसके बंदे के पास पैसे नहीं थे, 118, 20 साल उनकी उम्र थी। मैं अभी बताता हूँ आपको, अभी ठहर जाएं, मेरे पास जवाब है। मैं आता हूँ 100 साल से ऊपर ना, मैं आपको बताता हूँ गरीब लोगों की उम्र 160, 120, 25 साल है। हाँ, तो फिर उसका लाइफस्टाइल क्या ना, फिर थीम ये है कि फिजिकल एक्सर्शन होनी चाहिए। आपको कौन रोकता है कि आप 5 किलोमीटर वॉक ना करें, 10 किलोमीटर वॉक करें ना। गरीबी का क्या ताल्लुक है इसके साथ? आप ज़रूरत नहीं जाके स्क्वाश खेलें, आप बैडमिंटन खेलें, आप जनाब गोल्फ खेलें, आप जनाब उधर टेबल टेनिस खेलें, आप जिम जाएं,
ये ज़रूरत नहीं आप सड़कों में दौड़ें, आप एग्जर्ट करें, अपने घर के काम काज करें, खेती बाड़ी करें, गार्डन ठीक करें, कुछ करें, मतलब इसमें पैसे की ज़रूरत ही कोई नहीं है, घंटा के निकालना है ना बीच में से। हाँ वो तो फिर अमीर आदमी का शौक है ना कि गोल्फ खेलना है, वो बैडमिंटन खेलनी है जी, स्क्वॉश खेलनी है जी, समझ आइए आपको। ये शौक जो है ना, ये एक्सरसाइज वाला आप कहीं भी पूरा कर सकते हैं। और ये शौक जो है ना, पैसे लेके, पैसे कमा के भी पूरा किया जा सकता है। किसी का काम करें ना, मजदूरी कर लें, दिहाड़ी 5-7 बेलचे मारें और काम करें, खुदाई शुदाई करें, वैसे एक्सरसाइज भी होगी, 4 पैसे भी मिल जाएंगे। हार्ट के लिए लेक्सिस, लाइका, यहाँ हार्ट की बड़ी डिजीज़ हैं जी। मैं सिर्फ हम एड्रेस करना चाहते हैं कि आपको इसको एड्रेस करना है। और मैं कॉमन मेडिसिन आपका, मेरा हार्ट का पूरा हमारा लेक्चर है, कोई 7 लेक्चर की सीरीज़ है हार्ट पे। यहाँ डालने का मकसद यह है कि इस उम्र में हार्ट की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा, तो हार्ट को एड्रेस करना है। लेक्सिस, लाइको, ओरामेट, एपस, लाइकोपस, ब्राटाम्योर और कैक्टस, क्रेटेगस, नाजा, स्पोंजिया, मतलब नाजा जो है वो कार्डियक कफ जो होती है, हार्ट के मरीज़ों की खांसी जो है, अब कहते हैं ना बूढ़े बंदे खांसते कैसे हैं और रुकते नहीं हैं, तो नाजा और स्पोंजिया मैं कहता हूँ इस तरह खांसी रोकती है ना, कार्डियक कफ आप देंगे पूरी खांसी रुक जाएगी। फिर नाजा कार्डियक कफ की एक बड़ी दवाई रेपर्टी में भी लिखती है नाजा, और बहुत एक्सीलेंट वर्क है नाजा का। हालांकि दोनों कोबरा हैं, नाजा भी और लेक्सिस भी, लेकिन कफ को नाजा बहुत अच्छा रोकता है, इसलिए स्पोंजिया बहुत अच्छा रोकती है, ड्रोसरा बहुत अच्छा रोकती है। अब रात की खांसी जो है, ये तो कार्डियक कफ की बात है। अगर किसी ने सवाल किया तो बंदे खांसते कहते हैं। अब ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो खांसी है वो रात की होती है, बूढ़ों की। रात की लेटने के वक्त जो खांसी आती है वो है आयोसेमस की, वो है परसेटिला की, वो है स्टिक्टा की, और एक और दवाई है अरेलिया रेसिमोसा। ये रात सोने नहीं, स्पोंजिया, ड्रोसरा, ये 5-6 दवाइयाँ जो रात की खांसी की बड़ी पक्की दवाइयाँ हैं। परसेटिला लेइंग वाइल खांसी, आयोसेमस लेटने नहीं देती खांसी, अरेलिया लेटने नहीं देती खांसी। अब खांसी लेटने नहीं देती तो परसेटिला है, आयोसेमस है, स्टिक्टा है, अरेलिया है, और सांस नहीं लेटने देता। हार्ट वालों को सांस नहीं लेटने देता, लेटते हैं सांस खराब हो जाए उठ के बैठ जाते हैं। लेक्सिस है, ग्रेंडेलिया है, ओपियम है, ये लेटते हुए सांस का खराब उठ के बैठ जाता है मरीज। ठीक, दिन को तो बड़ी रेंज है नहीं खांसी की, वो तो देखें जो प्रोडक्टिव खांसी है उसमें स्टेनोमेट है, एंटोमटाट है, काली सल्फ है, कास्टिकम है, सिपिया है, सनेगा है, और जो ड्राई कफ्स हैं उसमें ब्रायोनिया है, रूमेक्स है, रेली क्या उसका नाम है, क्रोलियम रूब्रोम है, और उसके बाद मेंथा पिप है, स्टिक्टा है, ये सारी ड्राई कफ की, रूमेक्स है, फास्फोरस है, आर्सेनिक आयोडाइड है। ओल्ड एज कफ की बात करें, ओल्ड एज कफ, एंड ओल्ड एज कफ जो है वो सेनेगा है, सेनेगा, क्योंकि हम इस एरिया को फिर रहे हैं ना, हम 60 साल तो आगे निकल गए अब 60 साल तो आगे की गल करो। COPD मैं आता हूँ। कार्डियक कफ जो है ना, ये जो है इसमें तो आप लंबी रेंज में ना जाएं। ये 2 दवाइयाँ तो मैं कहता हूँ एक्सीलेंट है ना, नाजा और स्पोंजिया, बहुत मज़े की काम करते हैं, बहुत मज़े की काम करते हैं।
एक एक डोज देते हैं, खांसी रुक जाती है, एक एक डोज। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें क्या होता है, हार्ट की बहुत कॉमनली जब इस स्टेज में जाते हैं हार्ट डायलेट हो जाता है, फैल जाता है, आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज आ जाती है। तो मैनेजमेंट क्या करनी होती है कि इनका जो प्रेशर है ना पानी का, वो लंग्स में आ जाता है, सांस मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक तो हार्ट की सपोर्टिंग मेडिसिन देते हैं, जैसे लेक्सिस दी, लाइको दी, ओरोमेट दी, हम साथ एप्पल देते हैं 1 ml, ताकि पानी की ड्रेनेज प्रेशर रिलीज़ हो जाए। और बहुत सारे मरीज़ों का कार्डियक चैम्बर जो है वो जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी जो हो जाती है वो ठीक होनी शुरू हो जाती है और वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल जो हाई हो जाते हैं इस एज में बहुत ज़्यादा, उसमें एलियम स्टाइवा है, उसमें क्लोस्ट्रीनियम है, उसमें ब्राइटामेयर है, ये बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है। ब्राइटा कार्ब जो है ये बड़ा अच्छा रोल प्ले करेगा। अक्सर आपके पास आएंगे लोग कि जी हमारा ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, जी हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, तो उसमें ये दवाइयाँ जो है ना हार्ट के लिए, हार्ट की बहुत सारी मैंने जो मटीरियल मेडिका मैंने डिस्कस किया है, कार्डियक मेरा लेक्चर जो है उसमें मैंने कुछ 60-70 दवाई डिस्कस की है। आप इसको वहाँ जाके कोऑर्डिनेट कर लें। कमो बेश 60-70 दवाइयों का मैंने मटीरियल मेडिका दिया हुआ है इसमें, मेरा जो हमारे हार्ट की जो सीरीज़ है उसके अंदर, और बड़ी डिटेल डिस्कस हुई है। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब इसमें अगर हम टच दे रहे हैं आपको कि इस स्टेज में ये बीमारियां होंगी, उनको कैसे आपने हैंडल करना है। आगे चलते हैं। सर इसमें जो पेस मेकर लग जाता है, पेस मेकर जो है ना, आपका अपना पेस मेकर काम करना छोड़ देता है ना, तो वो आर्टिफिशियली वो स्लो जो वो बेसिकली कार्डियक उसको एड्रेस करें ना, जैसे आपकी लोअर हार्ट बीट आ जाती है ना, उसमें आपका जो उसको कहते हैं ब्रेडिकार्डिया आ जाता है। उसमें एक दवाई है फेजुलस, उसमें जलसीमियम है, उसमें ये भी आपकी ओरोमेट है, उसमें ये 3-4 दवाइयाँ बड़ा अच्छा काम करती हैं। लाइकोपस भी है, और बहुत से मलेरिया है। वो मेरी एक पूरी हमने एक उस पर डिफ्रेंशिएट करके दी हुई है। मैं अगर एक टॉपिक यहाँ ले लूँगा तो फिर सारा मेरा हार्ट, तो मैंने 7 लेक्चर किए हुए, कहाँ 7 लेक्चर कहाँ मैं 10 मिनट में बताऊँगा, लेकिन हम आपको हाँ रेडियम है। चले जी आगे, लिवर आगे। बहुत ज़्यादा रोल है लिवर का, बहुत ज़्यादा रोल है लिवर का। लिवर के अंदर पहली पेरिकाइमल चेन है, फिर फैटी लिवर है, फिर आपका CLD है, फिर सिरोसिस है, और फिर पानी पड़ जाता है, फिर अल्टीमेटली पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाती है, जो पोर्टल वैन है हमारी वो फूल जाती है, लिवर के जो साइज़ है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है, जिसको सिरोसिस कहते हैं। लिवर की डिजीज़, लिवर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है और वहाँ बहुत सारी प्रोटीन्स बनती हैं, और लिवर का अच्छा रहना जो है आपकी उम्र में इजाफा करता है। तो लिवर को एड्रेस तो हमारा पिछले कोई दो दवाइयाँ 3 दवाइयाँ तो हेपेटाइटिस ने बड़ा इस पर ग्रिप रखी है, लेकिन जो हम खाते हैं वो डिटॉक्सीफाइड लिवर ने करना होता है। तो लिवर जो है ना उसको हम बीमार कर देते हैं, खला के मिर्च मसाले, सुर्ख मिर्च, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, रेड मिर्च, ग्रीन मिर्च, दालचीनी भी पाओ जी, इससे फलाना भी, गर्म मसाले भी पाओ जी। टेस्ट डेवलप करने के लिए जो हम इतना गंद बुला खाते हैं, समोसे पकोड़े, और ऊपर से जनाब ये जितनी बनी बनाई चीज़ें, इसने सब ने, फिर ड्रग्स, हम पेन किलर बेताशा हम लोगों ने घरों में रखी होती हैं, पेनाडोल खाएँ, फलाना खाएँ, स्लीपिंग पिल्स, सब ने डिटॉक्सीफाइड लिवर में होता है, और लिवर बीमार हो जाता है, लिवर बीमार हो जाता है। और यहाँ आपको लिवर में आपको चिलिडोनियम बहुत अच्छा रिस्पांस करती है, लाइकोपोडियम बहुत अच्छा यहाँ रिस्पांस करती है, और डिजेनरेटिव चेंजेस में फास्फोरस की अगर अपनी पिक्चर आपको नज़र आए, वो क्लोस्ट्रीनम बड़ा अच्छा सपोर्ट करती है यहाँ पे। क्लोस्ट्रीनम
लीवर की बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे कोलेस्ट्रीनम है, चेरिडोनियम है, लाइकोपोनियम है, चेनोपोडियम है, चुनेंथिस है, टीलिया है, मायरिका है, मर्कसाल है, कॉर्डवस मैरिनस है, और ये सारी दवाइयाँ जो लिवर पे बहुत अच्छा इफेक्ट करती हैं। जैसे मायरिका बहुत अच्छा काम करती है, स्पेशली इस रीजन में जो पेंशन आता है पुराना क्रॉनिक डिजीज़ में। मायरिका यहाँ एक डोज दो ना 1 mg के, बंदा थोड़ी देर में सेट हो जाता है। लेकिन दर्द यहाँ होता है, डिजनरेशन है, दर्द पीछे क्रॉस करता है, तो चेरिडोनियम है, लाइकोपोडियम है, मैगम्योर है। सर दर्द के साथ कंप्लेन है, हर उसमें चुनेंथिस है, हर गर्मी में जंडस हो जाना, LFT ज़्यादा रहना, क्रोटेलस है नीचे ले आती है। तो ये जो 10-15 दवाइयाँ हैं, टीलिया है और डोलिकोज है, एसिड पिक्रिक है, ये सारी दवाइयाँ लिवर की। TNT है, बहुत एक्सीलेंट रेमेडी फॉर द लिवर। उसकी वजह से ब्लड कंपोजिशन भी चेंज होती है। चीप हमारा जो बहुत ज़्यादा सिरोटिक के पेशेंट आते हैं उनमें TNT का, क्रोटेलस का, इसका बड़ा इस्तेमाल होता है। कार्डोस भी है, लेकिन मेरे हाथ में इतनी चढ़ती नहीं है कार्डोस। कोएशिया बड़ी मैंने पीछे प्रूविंग लगाई हुई है हमने। कोएशिया हम उन पर यूज़ करते हैं, उसमें लिखा हुआ है बोरक ने कि सिरोटिक विद असाइटिस, कोएशिया सिरोटिक विद असाइटिस, जहाँ पेट में पानी भी हो और जिगर सुगड़ भी जाए, तो कोएशिया है। स्टॉकिस लिवर की वजह से अगर एलर्जी हो जाती है, मतलब लिवर की वजह से आपको खारिश हो जाती है तो स्टॉकिस है। लिवर की वजह से आपके मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो कॉर्नस सर्सिनेटा है। तो लिवर की वजह से ड्राई इचिंग आ जाती है तो डोलिकोज है। लिवर की वजह से आपको खारिश आती है तो एसिड पिक्रिक है। तो लिवर की तो बड़ी रेंज है मेडिसिन की, और मोस्ट कॉमन जो यूज़ होती है वो मैंने आपको बता दी है। आगे चले जी। लंग्स, सांसें रुक जाना जो है वो फिर काम ख़त्म होने वाला बात है। जहाँ सांस रुक गया, जहाँ हार्ट की बीट रुक गई, लिवर मारता है बड़ी देर से, ये मेरी बात याद रखें। लिवर के जो मरीज़ हैं ना वो 15-20 साल मरने में लगा देते हैं। हार्ट वाले 15-20 साल नहीं लगाते, आते हुए बड़ा टाइम होता है, जब मारता है झटका लगाता है ना ले जाता है मिनटों में। लंग्स की डिजीज़ भी प्रोग्रेस करने में देर लगाती है, लेकिन सांस ना आना भी डेथ की तरफ ले जाता है। सांस पे जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव जिसने किया वो ट्यूबरक्लोसिस हिस्ट्री ने किया। लंग्स पे टीबी का बड़ा रोल था। टीबी बाद में तो ग्लैंड्स की भी आई, बोन की भी आई, लेकिन शुरू में जो टीबी डायग्नोज हुई तो लंग्स की ट्यूबरक्लोसिस थी। और लंग्स पे जो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है या लंग्स के जो मसाइल हैं, अगर बहुत ज़्यादा आप सॉर्ट आउट करके कुछ चीज़ें निकाल लें तो कैंसर की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, और ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, और साइकोसिस बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। सांस के जितने मसाइल हैं, मैक्सिमम मसाइल वो ट्यूबरक्लोसिस हिस्ट्री वालों के होंगे, वो साइकोटिक हिस्ट्री वालों के होंगे। और ये जितनी भी एलर्जीज पाई जाती हैं, इसमें ट्यूबरक्लोनियम, इसमें बेसिलिनियम, इसमें ड्रोसरा, इसमें फास्फोरस, इसमें आर्सेनिक आयोडाइड, इसमें लाइकोपोडियम, इसमें चेरिडोनियम, इसमें कार्बोवेज, इसमें लेकेसिस। सांस की और बड़ी जैसे स्पोंजिया है, जैसे आपकी जो क्रोलियम रिब्रम है, आपकी जो है स्टिक्टा है, स्पोंजिया है, ये सारी दवाइयाँ जो है ना वो बेसिकली लंग्स पे इफेक्ट है। एस्पाइडोस्पर्मा है,
जैसे दिल के लिए डिजिटेलस है और सांस के लिए एस्पाइडोस्पर्मा है। स्पेशली हमें बहुत ज़्यादा इसने अच्छा दिया है रिज़ल्ट। किसमें? रीनल फेलियर का, जो फेफड़ों में पानी भर जाता है, उसमें स्पाइडोस्पर्मा बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है। लेकिन बेस अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो बेस में ट्यूबरकुलोसिस है, बेस में साइकोसिस है, बेस में कार्सिनोसिस है। ठीक है जी। जैसे कोनियम का भी आपको बता रहे हैं, जो मरता है कोनियम के लिए है। ये कोनियम का जो अल्टीमेटली डेथ होती है कोनियम की, कोनियम का भी उसमें भी जो लंग सीज हो सकते हैं। क्योंकि जो उसने सुकरात ने जब जहर उसको दिया गया था तो उसने कहा था कि मेरे पाँव से ताकत गई, मेरी पिंडलियों से गई, मेरे ऊपर। तो जब उस यहाँ पे पहुँचा था ना तो उसकी ब्रीदिंग सीज हो गई थी। तो अल्टीमेटली कोनियम ने लंग्स पे अटैक किया। तो लंग्स से मारती है कोनियम भी लंग्स से मारता है, जैसे कोरोना लंग्स से मारता है, कोरोना भी लंग्स से मारता है। साइकोसिस का लंग्स ख़राब होकर मरता है और टीबी का लंग्स ख़राब होकर। ठीक है जी। बेस समझने की कोशिश करें, दवाइयाँ आपके पास निकल रही हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, हमने भी दरिया जो है ना वो कूजे में बंद करें। बिल्कुल ये पूरी लाइफ की कहानी में 3-4 घंटे के लेक्चर में हमने खींच के लाए हैं। ठीक है ना जी। 3 घंटे हो गए। अभी हमें केस टेकिंग नहीं आती, नहीं आती। यही कहा जाता है ना, इसको केस टेकिंग नहीं आती। दुनिया कब चुप रहती है सर? नहीं, चुप नहीं रहती। मतलब ये है कि हमने चुप कराना आता है। इंशाल्लाह। नहीं वो हमने पूरा वो भी तो पुराने का ना पूरा सिलेबस। ये आपको मैं 3 घंटे दे रहा हूँ ना, ये टाइम ही दे रहा हूँ ना। ये 3 घंटे लगा के एक एक चीज़ समझा रहे हैं ना, ये टाइम ही दे रहे हैं। सर लंग्स में हम पोथोज इस्तेमाल कर सकते हैं। पोथोज डस्ट एलर्जी में जो आपका सीज़न आता है ना, ये थ्रेशर सीज़न होता है जब गंदम काटी जाती है और उसमें स्पोंजिया बहुत अच्छा काम करती है, उसमें पोथोज बहुत अच्छा काम। सर जी इस उम्र में कोविड ज़्यादा असर इन लोगों पे 60 के ऊपर कोविड इन पे असर ज़्यादा करता है ना, जो लंग्स के जिनके वीक होते हैं। कोविड के लिए तो बहुत बोल चुका हूँ पहले। आजकल वो नहीं, मैं कोविड पे आजकल रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। यूट्यूब पे लेक्चर ही नहीं चलेगा। हाँ, वो मैं पहले बोल चुका हूँ, लेकिन अभी रिस्ट्रिक्शन लग गई है, आप इस पर नहीं बोल सकते। यूट्यूब वाले नहीं चलाएंगे, मैं बोल दूंगा तो वो फिर काटना पड़ेगा इसको। और सेपरेटली हम बहुत पूरे मैंने पूरे लेक्चर कवर पे किए हुए। डिजेस्टिव सिस्टम, इस स्टेज में डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, स्लो हो जाता है। आपके एंजाइम, आपके एसिड्स, यहाँ एसिड रिफ्लेक्स आएगा, गैसेस बड़ी बनेंगी, स्लो हो जाता है ना सिस्टम स्लो हो जाता है। जब सिस्टम स्लो होगा तो गैस्ट्राइटिस होगा। रिफ्लेक्स बहुत आता है इसमें। और रिफ्लेक्स क्या होता है कि आपका जो स्फिंक्टर है, ये ऑसोफेगस पे और मैदे के मुंह पे एक स्फिंक्टर लगा होता है जो खुराक को नीचे जाने देता है ऊपर, ये डायलेट हो जाता है, लूज हो जाता है। मसाले खा के, घी गंद बला खा के इसके अंदर ये एपोट्रोफी हो जाती है, फैल जाता है, वीक हो जाता है। ये वो स्ट्रेंथ नहीं रखता, तो फिर एसिड रिफ्लेक्स आता है, जिसको कहते हैं एसिड रिफ्लेक्स। ये बीमारी बहुत कॉमन है। गैस्ट्राइटिस बहुत कॉमन है, गैस की बीमारी बहुत कॉमन है। और यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम में पेन बहुत कॉमन है। तो यहाँ बहुत कॉमनली यूज़ होने वाली दवाइयाँ जो हैं वो नक्सफमीका है, वो पल्सटीला है, वो लाइकोपोडियम है, वो कार्बोवेज है, वो आयरस वर्सिकुलर है, वो हाइड्रास्टस पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक पे काम करते हैं, मुंह से लेके एनल तक हाइड्रास्टस का बड़ा रोल है। फिर यहाँ आपके जो मियाज़मेटिक मेडिसिन यूज़ होती है वो एच पाइलोरी है, नसोड जो यूज़ होता है, बहुत अच्छा यूज़ होता है। और जब से हमने इसका इस्तेमाल शुरू किया है हमारे रिज़ल्ट बहुत अच्छे हो गए। अब इसमें गैस्ट्रिक के लिए आपके पास लाइकोपोडियम है, आपके पास कार्बोवेज है, आपके पास चाइना है, आपके पास रेफिनस है, आपके पास एसाफोटेडा है, और आपके पास अर्जेंटम नेट्रिकम है,
ये दवाइयाँ जो गैस पे, चाइना है, ये जो गैस पे काम करने वाली हैं, लेकिन इसके साथ आप अगर एच पैलोरी का इस्तेमाल और एसिड रिफ्लेक्स में जो हम पहले आयरस वर्सिगोल का इस्तेमाल करते थे, हम रोबिनिया का इस्तेमाल करते थे, हम फास्फोरस का इस्तेमाल करते थे, हम नक्सवमिका का इस्तेमाल करते थे, लेकिन पिछले 4-5 साल से हमने ये सारा छोड़ दिया। एसिड रिफ्लेक्स पे हम 3 दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ नक्सवमिका का, बिस्मथ का और कैडमियम सल्फ का। ठीक है जी, हम छोड़ दी मैंने सारी दवाइयाँ, और ये कभी फेल ही नहीं होती। नक्स, बिस्मथ एंड कैडमियम सल्फ, जितना अच्छा रिफ्लेक्स को कैडमियम सल्फ रोकती है और बिस्मथ है जी, कैडमियम सल्फ, नक्स, बिस्मथ, कैडमियम सल्फ। नेक्स्ट, इसमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन में देखें 3 चीज़। कॉन्स्टिपेशन क्यों होगी? आंतों की लुब्रिकेंट ख़त्म हो जाएगा जब ओल्ड एज में, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो जाएगी। व्हाट इज़ द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? इंटेस्टाइन की ये मूवमेंट है जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, ये स्लो हो जाती है। और कॉन्स्टिपेशन, सिक्रीशन कम हो जाएगी तो ड्राइनेस होगी, कब्ज़ हो जाएगी। और इसमें जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं इस एज में, अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बेहतर करना है तो प्लम्बोमेट और ओपियम है। अगर ड्राइनेस को ख़त्म करना है तो ब्रायोनिया है, एलोमीना है, नेट्रोम्योर है। ड्राइनेस को ख़त्म करना है, एलोमीना है, ब्रायोनिया है, नेट्रोम्योर है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को करना है तो क्या है, उसमें आपकी ओपियम है, उसकी आपकी प्लम्बम है, एक और है, नो एक और, वो फेल्टोरी। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को तेज़ करती है। FEL, फेल्टोरी, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को, ओपियम बहुत अच्छा ठीक करती है, प्लम्बोमेट बहुत करती है। और एक और दवाई है जो दोनों काम बहुत अच्छा करती है, वो एस्टेज रूब्रोम है। एक और दवाई है लेकडेफ, वो अच्छा काम करती है, लेकिन ओल्ड एज में आपकी एस्टेज रूब्रोम क्लॉस की, हाइड्रोस्टस क्लॉस की, आपको स्टोमक, डाइजेस्टिव, ऊपर से माउथ से लेकर एनल तक कैंसर को हाइड्रोस्टस बहुत अच्छा ट्रीट करती है। और फिर आपकी क्या है, कार्सिनोसन। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में कार्सिनोसन है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में हाइड्रोस्टस है, एस्टेज रूब्रोम है, एलोमीना है, ब्रायोनिया है, ओपियम है, प्लम्बम है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। टाइम बहुत हो गया। प्रोटीस में नहीं देते। लक्ष्य लाओ जी, खा के कितनी? सर नेक्स्ट पे रख लें सर, जल्दी नहीं खत्म करना सर। एक दो रह गई, चलो ले आइए, 1-2 रह गई जी। यार इसको ख़त्म करते हैं ना आज, थोड़ा सा रह जाएगा फिर वो पूरा लेक्चर खा जाएगा। इम्पोटेंसी, इसको मैं 12 साल से शुरू किया है मैंने, 18 से 4 इम्पोटेंसी के पीछे। हाँ, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। अच्छा, प्रोस्टेट इस एज में बड़ा मसला है जी प्रोस्टेट का। व्हाट इज़ द प्रोस्टेट ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ना, वो इस तरह का, जैसे आप ले लें नाशपाती है या आप ले लें सेब है, उसके अंदर एक नलकी गुजार दे, यूरेथ्रा उसके अंदर से गुजर रहा है यूँ। अब प्रोस्टेट जब इनलार्ज होता है तो ये यूरेथ्रा को यूँ स्क्वीज कर देता है। यूरेथ्रा यूँ, ये है प्रोस्टेट, इसके अंदर से यूरेथ्रा गुजर रहा है। ब्लैडर से शुरू होता है, प्रोस्टेट को क्रॉस करता है और आगे उसके पेनिस के अंदर आ जाता है। अब प्रोस्टेट जब ये सिक्रीट करता है जो फैसिलिटेट करता है स्पर्म को,
जो व्हीकल है स्पर्म को फैसिलिटेट करता है, उसको लिब्रिकेट करता है और उसको अपने मुकाम तक पहुंचाना है। ये इसका रोल है, फंक्शन जो है प्रोस्टेट का। अब होता यह है कि ये जो सिक्रीशन निकाल करके इसके अंदर हाइपोट्रॉफी हो जाती है। जब फैल जाएगा ना, ऐसे फैलता जाएगा तो जो अंदर से यूं नाली आ रही है यूरेथ्रा, इसको यूज की दबा देगा, दबा के यहाँ पेशाब को बंद कर देता है। अब एलोपैथी में क्या किया जाता है कि इधर से उन्होंने राड लेके जाते हैं, बर्मा समझते हैं ना, सा करना, ये जाके ना वहाँ जाके जहाँ प्रोस्टेट पे जहाँ पहुँचता है ना, वहाँ बर्मा चलाते हैं अंदर, और उस सुराख को बल्कि यहाँ से यूरेथ्रा उड़ा के रख देते हैं, और वहाँ एक नाली बन जाती है, जिसको टनल समझें कि वो बन जाती है, और वहाँ से पेशाब पास होना जाता है। हम क्या करते हैं कि इसकी हाइपोट्रॉफी को हम मेडिसिन से रिड्यूस करते हैं, और ये जो प्रेशर आया होता है यूरेथ्रा पे, ये रिलीज़ होना शुरू होता है। इसमें देखें बहुत बड़ी जो दवाई है हमारी, वो फेरम पिक्रिक है, और फेरम पिक्रिक जो है वो बहुत दफ़ा जी सर अस्सलाम वालेकुम। बस वाइंड अप हो रहे हैं, बस 2-4 मिनट। हाँ वही ठीक है, ठीक है, ओके 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 ओके। तो समझ आइए व्हाट इज़ अ प्रोस्टेट, समझ आ गई ना जी। ये प्रोस्टेट है, इसके अंदर से यूं नाली गुजार दे, ये ब्लैडर से आ रही है, इसके अंदर आ रही। ये जो हिस्सा होता है ना जो प्रोस्टेट के अंदर यूरेथ्रा को, इसको उन्होंने ड्रिल करके इसको खोल देना होता है। इसलिए बहुत दफ़ा किसी को फिर साल 6 महीने बाद फिर प्रॉब्लम हो गया, फिर उसको ड्रिल करते हैं। हमारी मेडिसिन फेरम पिक्रिक बहुत अच्छा प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए अच्छी दवाई है। कोनियम प्रोस्टेट कैंसर की भी बड़ी दवाई है, और प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की भी बड़ी दवाई है। फिर आपकी दवाई है सेबल सेलोटा, बहुत अच्छा काम करती है। फिर आपकी दवाई है डिजिटेलस, थूजा, ब्राटा कार्ब, चीमाफिला, ये बहुत कॉमन यूज़ होने वाली दवाइयाँ प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए। और इसके साथ आप थोड़ा सा मियाज़मेटिक टच भी दे सकते हैं कि मेडोरिनम दे दी, कार्सिनोसन दे दी, ठीक है ना जी। हम तो इस तरह करते हैं जी, फेरम पिक्रिक CM की एक ही डोज दे देते हैं, सेबल हम CM में दे के फिर 200 पे आ जाते हैं, डिजिटेलस हम 200 की डोज दे देते हैं। तो उससे जो है ना बेशुमार कैथेराइड्स पेशेंट जो होते हैं ना, उनका ये उतर जाता है कैथेराइड। हाँ PSA जो है ना बेसिकली वो तो प्रोस्टेट कैंसर हो गया ना, तो उसमें PSA जो है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एजेंट इसको कहते हैं, एंटीजन, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PSA। ये बेसिकली 4.5 इसकी नॉर्मल रेंज होती है, लेकिन कैंसर में ये इंक्रीज़ करता जाता है। और इसके लिए जो यही दवाइयों का ग्रुप चलेगा, कोनियम इसकी बहुत बड़ी दवाई है, थूजा इसकी बहुत बड़ी दवाई है। तो हमारे बेशुमार पेशेंट जो हैं प्रोस्टेट कैंसर के, वो अगर PSA 15 है, 20 है, 50 है, 100 है, इससे भी ज़्यादा आया होता है, तो इसी सीक्वेंस से हम कार्सिनोसन मेडोरिनम लगा के यही दवाइयाँ लगाते हैं, तो वो 2, 4, 6 हफ्तों में ही PSA जो है नीचे आ जाता है। फौरी जो खोलती है ना, डिजिटेलस देंगे, फेरम पिक्रिक देंगे, फौरी पेशाब चला देगी। डिजिटेलस फौरी पेशाब चला देती है, आपकी सोलिडेगो चला देती है पेशाब। अगर आपको पास एक्यूट पेशेंट आ जाते हैं, पेशाब बंद हुआ है, तो फेरम पिक्रिक CM की एक डोज देते हैं, चला देगी। कोनियम है, सेबल आप मुसलसल देंगे तो अट्रॉफी जो है, हाइपोट्रॉफी, उसको सिक्रीज करके रख देगी। कोनियम ब्लैडर पे, कोनियम प्रोस्टेट पे, कोनियम जेनिटल सिस्टम पे, और ग्लैंडुलर, चाहे वो मेमरी ग्लैंड है, चाहे वो एड्रिनल ग्लैंड है, चाहे वो थायराइड ग्लैंड है,
चाहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, कोनियम का बड़ा अच्छा रोल है। आगे जी, और क्या रह गए? हाँ जी, इम्पोटेंसी इज़ अ बिग सब्जेक्ट, और बूढ़ों को तंग भी यही करती है ज़्यादा। दिल ख़राब हो गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दांत गिर गए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चल नहीं सकते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इम्पोटेंसी जो है वो उनको परेशान करती है। तो इम्पोटेंसी इन द ओल्ड एज, लाइकोपोडियम इज़ द ग्रेट रेमेडी, ग्रेट में कर, इसके लिए ग्रेट का लफ्ज़ में, ग्रेट रेमेडी, बहुत बड़ी दवाई है लाइकोपोडियम, और डिजनरेशन की भी बहुत बड़ी दवाई है। मुझे कभी लाइकोपोडियम ने, हम इसको लिवर में देते हैं, हम इसको लंग्स में देते हैं, हम इसको हार्ट में देते हैं, हम इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में देते हैं, हम इसको ब्रेन में देते हैं, हम इसको इम्पोटेंसी में यूज़ करते हैं। ये बहुत मज़े की दवाई है। हम इसको किडनी में यूज़ करते हैं। लाइकोपोडियम इंसान की गम गुसार है, मर्दों की स्पेशली, मर्दों की स्पेशली। मैं बड़े बड़े किस्से आपको सुनाऊंगा, हैरान हो जाए। मेरा एक दोस्त है, उसका जो है ना मामा आ गया कनाडा से, तो वो जाए ना, तो मुझे कहने लगा यार कोई दवाई तक करना है, चला जावे। वो मामा मुझसे दवाई शवाई लेता था, मैंने उसको लाइकोपोडियम दे दी CM की। मुझे दूसरे दिन उसकी कॉल आ गई, कहता यार दवाई ने बड़ा काम किया पर काम बड़ा उलट हो गया। मैं कहा क्या हो गया? कहना रात को फ़ोन कर रहा था, जो हमारी मामी है ना वो कनाडा में होती, तो कहती है कल पहली फ़्लाइट से तूने आना है। तो लाइकोपोडियम इज़ द एक्सीलेंट रेमेडी, लाइकोपोडियम इज़ द एक्सीलेंट रेमेडी फॉर द बेल इम्पोटेंसी। लोग कहते हैं काम नहीं करती, मैं कहता काम करती। लाइको से काम लेना होता है आपने। लाइको काम नहीं कर रही तो आप सल्फर दे दें, काम करेगी। लाइको काम कर रही है, आपके साथ इसको आयोडीन लगाएं, काम करेगी। लाइको काम नहीं करी, इसके साथ एग्नेस डोले, काम करेगी। लाइको के साथ सिलीनियम काम करेगी। लाइको के साथ ओनोसमोडियम काम करेगी। लाइको के साथ एसिड फास्ट काम करेगी। ये इसकी बड़ी दवाइयों से दोस्ती है। एग्नेस के साथ टच करें ना रिलेशनशिप, उसके साथ भी काम करती है। सिलीनियम के साथ काम करती है, आयोडीन के साथ काम करती है, एसिड फास्ट के साथ काम करती है, काली फास के साथ काम करती है, ओरोमेट के साथ काम करती है, चेलिडोनियम के साथ काम करती है। लाइकोपोडियम बेशुमार, अगर इसकी रिलेशनशिप देखें तो ये कितनी दवाइयों के, लाइको से काम लेना है आपने। नहीं काम करती, इसको हेल्प आउट करें, सल्फर दें, काम चल जाएगा। इसके साथ आप जलसीयम लगा दें, काम चल जाएगा। इसके साथ स्टेफी से गेरिया जाए, काम चल जाएगा। ठीक है जी। बाकी दवाइयाँ में तो मैं कर गया हूँ साथ। हाँ, मेरा एक दोस्त था, उनके वालिद साहब आए, मुझे कहते हैं यार मेरे वो दवाई में, वो बचपन से ज़्यादा मेरे बड़े उनके वो यार डॉक्टर दवाई दे, फलाना मसला हो गया ना, बड़े रोब से जैसे ज़्यादा हम मेरे क्लास फेल है उसके वालिद साहब से, तो वो आए तो कहने लगे मैंने दवाई दे दी, तो सीधे अंदर आ जाते थे ना। वो कहते ओ यार तेरी दवाई ना, ओ डॉक्टर कोई नहीं यार फ़र्क शर पिया। मैं कहा मैं नहीं दवाई बदली नहीं, दवाई वही देनी, दवाई चेंज ना करी। तो दैट इज़ द लाइकोपोडियम। हमारी समझ आ गई। लेकिन एसिड फास्ट बड़ा अच्छा काम करती है, सेलेनियम कोनियम बड़ा अच्छा काम करती है, और हमारे पास तो लाइको कोनियम एसिड फास्ट ये बहुत ज़्यादा चलता है। लाइकोपोडियम ओनोस्मोडियम अच्छा। फिर जो ना काम करे तो हम इसको एक्सरे साथ लगा देते हैं। मेडोरिनम बड़ा लिबिडो को इंक्रीज़ करती है। मेडोरिनम आप यकीन माने 200 की डोज है, बंदा मस्त हो जाता है। तो ये कैलेडियम है, पिक एजुकेशन में कैलेडियम है, कैलेडियम सेलेनियम किक एजुकेशन है। ये सारी आप लाइको के साथ इनको घुमाएं, ये कहते हैं ना दुल्हा दुल्हा इसके साथ ना चीज़ें इधर उधर लगाते जाएं, शामिल शुमल करते जाएं, ये आपको मायूस नहीं करेगी। आप असल में चाहते हैं कि ये अकेली लड़े, बाज़ दफ़ा अकेली नहीं लड़ती, ये बाज़ दफ़ा अकेली फाइट नहीं करती, इसके साथ कोई इसको हेल्प आउट करने का।
थोड़ा सा ना इसको सहारा देने की भी ज़रूरत होती है। तो बाद दवाइयाँ ऐसी हैं इनको हेल्प आउट करना पड़ता है। जैसे पल्सा टीला है, पल्सा टीला के पीछे मैजमेटिक मेडिसिन लगानी पड़ती है, वगरना ये रुख मोड़ लेती है। इसी तरह सलेशिया है, सलेशिया को भी हेल्प आउट करना पड़ता है। हैं ये सारी काम की दवाइयाँ, लेकिन इनसे काम लेना पड़ता है। ठीक है जी। प्रोस्टेट इनलार्ज होगा तो वो प्रोस्टेट की दवाइयाँ देंगे तो वो इसको भी बेहतर करें। सैबल जो है आपकी ग्लैंड की, जैसे मेमरी ग्लैंड, औरतों को जो डिजनरेशन हो जाती है, उसके जो फिगर्स चेंज हो जाते हैं, उसमें देखें सैबल से लोटा बड़ी दवाई है। उसमें आपकी लाइकोपोडियम है, उसमें आयोडम है, उसमें कार्बो एनिमेलस है, उसमें चाइना है, इसमें एक और हमने पोस्ट मेनोपॉज भी डाला हुआ है। पोस्ट मेनोपॉज की जो दवाइयाँ हैं कि अगर मेनोपॉज अर्ली हो जाता है और उसके बाद मेनोपॉज के बाद जो है आपकी डिजनरेशन का प्रोसेस अर्ली शुरू हो जाता है, उसमें आपकी ट्यूबरक्लोनियम है, उसकी आपकी सल्फ़र है, उसकी में आपकी सिपिया है, उसमें आपकी लेक्सिस है, उसमें क्रोटोलस का स्कावेला है, तो उसमें लाइकोपोडियम है, उसमें ऑरोमेट है, उसमें कार्सिनोसन है, उसमें मेडोरिनम है, उसमें सिफलिनियम है, उसमें नेट्रम कार्ब है। ये सारी पोस्ट मेनोपॉज की दवाई। ठीक है जी। हमारे पास कॉमनली जो यूज़ होती हैं वो कौन सी हैं? कार्सिनोसन यूज़ होती है, नक्सवमिका यूज़ होती है, सल्फ़र यूज़ होती है, ट्यूबरक्लोनियम यूज़ होती है, लेक्सिस यूज़ होती है, सिपिया यूज़ होती है। फाले में न्यूरोलॉजी कर के आया हूँ। हाँ अब सोया हुआ था, मैं कर के आया हूँ न्यूरोपैथी। यार मैं न्यूरोपैथी कर रहा हूँ, जल्सियम, कॉलीपास, कोपियम, ये सारे में कर के आया हूँ। व्हाट इज द न्यूरोपैथी कर आया हूँ मैं। 100 साल से ऊपर भी आप हाँ 100 साल के ऊपर चलते हैं जी। अल्लाह जी हो गया ना, दवाइयाँ बोल गया था मैं। लेक्सिस लाइको है। 100 साल के बाद मुझे एक्सपीरियंस कुछ लोगों से मेरे इंटरव्यू हुए और मेरी उनसे दोस्ती भी रही, मेरी गप्पे शप्पे हैं। मेरे साथ एक बंदा ट्रैक करता है, वो 98 अबव है, अभी हो गया होगा 100 का। हमारे साथ ट्रैक करता है, 40 किलोमीटर ट्रैक करता है, 40 किलोमीटर। मैं कई दफ़ा आधे रास्ते से हम इधर से चढ़े नूरपुर शाह से, पीर सुहा आ गए, हम आके ना मनाल से नीचे उतरे। मैं क्या चलो जी, कहता नहीं मैं ज़रा ऐं कड़ा मार के आना, मैं दम ने को दर लैसा समझ आइए। ये मेरे अपने दादे की उम्र 125 साल थी और कदर मुश्तरक मैं एक चीज़ मैंने देखी थी कि उस बंदे ने सारी ज़िंदगी किसी से कर्ज नहीं लिया, एक पैसे का किसी का दबाव नहीं था। नो, ये जो कर्ज है ना, ये भी इंसान की उम्र को कम करता है। ये मेरी बात याद रखें। भूखा सो जाना, भूखा सो जाना, पैसे नहीं लेंगे हैं। मैं अपने दादे की मिसाल हूँ, जिंदगी में किसी से एक पैसा धारा नहीं लिया, एक पैसा। साइकिल वो कह रहे थे कि मैंने 1 रुपए की साइकिल खरीदी थी पहली दफ़ा, 1 रुपए की, जब नई साइकिल आई थी तो 1 रुपए की साइकिल। सारी ज़िंदगी उन्होंने साइकिलिंग की, हमने भी नहीं छुड़वाई। फिजिकल सारी ज़िंदगी जिम्मेदारा किया अपने हाथ से। और मैं आपको बताऊं 100 साल की उम्र में मेरे दादे ने शादी की थी। तो मैं आपको इसलिए बूस्ट अप कर रहा हूं कि यार उम्र जो है उसको सेट किया जा सकता है। ये मैं आपको सही वो फिगर्स आपको बता रहा हूँ। सब्र करो, सब्र। तुम मेरे पीछे क्यों पै गए? अभी तो मैं दादे की आधी उम्र को भी नहीं पहुंचा। तो बात यह है कि कर्ज नहीं लिया, सारी जिंदगी कर्ज नहीं। मेरे पास एक बंदा आया, उसकी उम्र थी 117 साल, गुलाम मोहम्मद उसका नाम था, और काशीराम का वो पड़ोसी था, औरत का काम करता था।
और उसका जो दवाई बनी है वो कहता है कि मैं 5 साल की उम्र में बीमार हुआ, मैं दुनिया जान के हकीमों के पास मुझे लेके जाया गया उस वक्त, तो मैं ठीक नहीं हुआ। तो मेरा बाप जो है वो स्मोकर था बहुत बड़ा, मतलब स्मोकिंग बहुत करता। बाप की उम्र 45 साल थी, 45 साल में बाप मर गया। तो वो कहता मैं हम किसी हकीम के वेटिंग रूम में बैठे हुए थे, तो उसने सिगरेट पिया तो मेरे मुंह पे छोड़ा, तो मेरा कोई तबीयत बेहतर हुई। थोड़ा सा फिर एक दफ़ा और सूटा लगा के फिर छोड़ा, फिर मैं और बेहतर लगा, फिर उसने सिगरेट मेरे मुंह में लगा दिया, तो मैं उधर ही बेहतर हुआ। तो उसने हकीम से मुझे दिलवाई, फिर उसने कहा इतने हकीम फिर छोड़े, हम सिगरेट ना टेर, हम सिगरेट ही भी बच्चे, कोई गल नहीं। 117 साल उसकी उम्र थी जब वो मेरे पास आया, और 2-3 साल वो फिर भी ज़िंदा रहा है। कोई 18-19 का उसकी डेथ, 121 की। यहाँ सारे उसको जानते थे, बाबा आ गया गुलाम मोहम्मद। वो कहता जब मैं सिगरेट छोड़ता हूँ ना मैं बीमार हो जाता हूँ, जब मैं सिगरेट छोड़ता हूँ मैं बीमार हो जाता हूँ। तो उसके बच्चे कहते थे जिस बाबे ने, मैं कह रहा बाबे ने अगर तुसी और 2-4 साल जीना रहने देंगे तो पीन दो उसको सिगरेट। सिगरेट तम्बाकू जो है वो देखें उसकी दवाई थी। इंसान इतना कॉम्प्लिकेटेड है, कहाँ उसके बाप को 45 साल का मार दिया और कहाँ उसको 119-20-21 साल तक ले गए। मैं जितने बंदों को मिला हूँ जिनकी उम्रें 100 साल से ज़्यादा है, और मेरा बड़ा इंटरेस्ट होता है उनसे बात करना, गपशप करना, मैं मज़ाक भी बड़ा करता हूँ। मेरे साथ एक बाबा चढ़ता है, अभी भी कोई 80-90 साल का होगा, तो दूर से नारा मारेगा ओ डॉक्टर अली जिंदाबाद। मतलब मेरे उसके साथ बहुत गपशप होती है, और पूछता रहेगा कि आज आया या नहीं आया, मतलब नारा मारता है मेरा, क्योंकि मैं उसे गपशप करता हूँ जितना देर होती है, और ट्रैक करता है, सारा ट्रैक करता है। ट्रैक को मजबूरी से करता है, वो रहता पीछे उधर वकीना गाँव है वहाँ रहता है, तो ये सारा ट्रैक वो चढ़ता है। फिर मैं उसको रास्ते में काम भी लगा देता हूँ, कभी थोड़े फिर पैसे दिए उसको मैंने, तो वो क्या करता है, वो झाड़ियाँ शाड़ियाँ काटता रहता है, ये वो उस तरह भी काम में करवाता रहता हूँ। तो जो और बहुत सारे लोगों को मिला हूँ मैं जिनकी उम्रें 100 साल से ज़्यादा, उनमें एक कदर मुश्तरक है, सारे मैक्सिमम गरीब हैं, मैक्सिमम गरीब हैं। मैक्सिमम को ये पता है कि हमारी इतनी ज़मीन है, इतना काम है, इतना मैंने करना है, और इससे ज़्यादा उनकी कोई लालच नहीं है। ग्रीडी नहीं, नो ग्रीडीनेस, देयर इज़ नो ग्रीडीनेस। वन डिश है, उन सब में एक मुश्तरक है कि एक वक्त में एक डिश का इस्तेमाल, और मैक्सिमम चटनी, साग, लस्सी, सूखी रोटी, ये उसका इस्तेमाल है। और ये वो एक लेसन है ओल्ड एज का, ज़्यादा उम्र करने का, कि आप अपनी हवस को कम करें, आप अपने अंदर बोझ, कर्ज का बोझ ना डालें, कम खाएं, जिस्मानी मशक्क़त करें, और लोगों के साथ ज़्यादती ना करें। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो एनवायरमेंटल मसाइल हैं, जो वो काजेटिव फैक्टर है, मियाज़मेटिक फैक्टर अगर आप एड्रेस कर लेते हैं तो आप हर शख्स की उम्र बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी। वो कहते हैं ओल्ड एज ओनली कम्स व्हेन देयर इज नो होप इन द हार्ट। जब उमंग आपकी जवान होगी तो आप पूरे नहीं। हाँ, बेसिकली माइंड केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा आम है। आपका जो दिमाग है वो दिमाग आपका कितना अच्छा है और दिमाग पे बोझ कितना कम है। देखें ना, माइंड को मैंने कहा कि माइंड पे बोझ कितना कम है। अगर ज़िंदगी की फेलियर्स हैं तो दिमाग पे बोझ ज़्यादा है, ज़िंदगी की अचीवमेंट है तो बोझ। लेकिन अगर आप अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, अब मैं ये कहूँ कि मैं रात को भी हमने कोई 350 350 मरीज़ देखा होगा, 300 कुछ नंबर लगे हुए हैं और 40-50 तो वैसे होंगे। हमने कभी मरीज़ को रिफ्यूज़ नहीं किया, हमने कभी इस बात पे रिफ्यूज़ नहीं किया कि तूने हमें पैसे नहीं दिए। पहले हम पैसे लेते ही बाद में पहले नुस्खा लिखते हैं। अगर आप पैसे पहले लेंगे
और मरीज़ को बाद देखेंगे, मैं आपको बताऊं, एक तो शफा भी नहीं होगी और आपके जहन पे बोझ होगा। ये बुनियादी कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने एड्रेस करना है। मरीज़ को ठीक करने का आप गुर ढूंढें, पैसे कमाने का गुर ना ढूंढें। पैसे आपकी टेबल पे लोगों ने फेंकने, जब मरीज़ ठीक होगा ना, यकीन माने, मुझे लोग कहते हैं कितने लेने हैं, बोलें। मैंने कहा नहीं, ये 300 ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। मैं क्या, मैं क्या जो है ना, वो हज़म ही नहीं होता ज़्यादा। वो मेरा दोस्त है ना उस्मान, वो भी कहता है मुझे ज़्यादा हज़म नहीं होता, हमें भी ज़्यादा हज़म नहीं होते। लेकिन हम इतने लेके भी, शहर के जो बड़े पैसे लेने वाले प्रैक्टिशनर हैं, मैं उनसे ज़्यादा कमाता हूँ। जो वो जो है ना हिंदू जो होता है ना, हिंदू, वो एमटी जो होती है ना, एमटी, डालडे का टीन हो गया, बोरी होगी, थैला हो गया, एमटी पे सौदा बेच देता है। और एमटी भी जो है ना वो सैकड़ों रुपए की बेच देता है। समझ आई है ना? तो हमें कुछ चीज़ें जो है ना, वो वैसे इंसान की उम्र कम होने में एक तो मियाज़मेटिक का बड़ा रोल है। ये 1000 साल से नीचे तभी आया है, मियाज़मेटिक का बड़ा रोल है। और फिर चूँकि ये ग्रीडी है, लालची है, और लालच फिर तो जो बहुत ज़्यादा, जो सही इंसान खुदा ने दुनिया में भेजा, देखे ना, अम्मा हवा ने भी जाके ना गंदम का दाना खा लिया था जबकि उसको मना किया गया था। तो जो जिस चीज़ से आपको मना किया जाता है, ये अल्लाह की मखलूक जो है ना उसी चीज़ की तरफ दौड़ती है। तो ये ज़िंदगी, मैंने यही सीखा है कि आप अपने जो है ना, ये जो बोझ है अपने ऊपर से, इसको कम करें और कल का काम आज ही ख़त्म करें। मैं जो मेरे को 10 बाद दफ़ा होता है, मेरे पास रश पड़ा होता है, मैं कोई 150 सीट ऐसे ही फेंक के चला जाता हूँ, लेकिन मैं रात ख़त्म किए बगैर कभी घर नहीं गया। उनको आके एंट्री ज़रूर करता हूँ कि ताकि कल के लिए ना पड़े रहे। तो जो काम आप करें, वो आपने नमाज नहीं पढ़ी तो आप पे बोझ रहेगा। आपने किसी का कर्ज लिया, जब तक नहीं दिया आप पे बोझ रहेगा। आपने किसी रिश्तेदार के साथ ज्यादती की, वो आप पे बोझ रहेगा। तो इस बोझ को भी कम करें तो ब्रेन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।